हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज में क्लास 10th में यह हमारा पहला चैप्टर होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस तरह का चैप्टर पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन वहां पे क्या था, बहुत छोटा छोटा डेफिनेशंस था, थोड़ा बहुत मतलब था, थोड़ा बहुत आपको मतलब एक इंट्रोडक्शन था। इसमें थोड़ा सा और ज्यादा फैक्ट्स है। और फिर इसके बाद हम लोग जब 11th 12th पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा ऐसा चैप्टर, तो उसमें आपका अल्टीमेट फैक्ट्स होगा। मतलब यही टॉपिक्स यही रहेगा, बस इसी में थोड़ा सा और एनलार्ज हो जाएगा, 4-5 पॉइंट्स हर टॉपिक में और ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़े। मतलब अब आपका इस चैप्टर को लेके इंट्रो वाला पार्ट बिल्डअप है, वो अब आपको पता है कि रिसोर्स का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का क्या मतलब है। हम लोग पढ़े थे ना कि रिसोर्सेज क्या होता है, उसके थोड़े बहुत क्लासिफिकेशन, ह्यूमन को भी एज अ रिसोर्स। फिर उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़े थे, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो वो एक इंट्रो था। अब थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेलिंग करेंगे, थोड़ा सा ये आपका लंबा चैप्टर होने वाला है, लेकिन बहुत बहुत आराम से सुनिएगा और बहुत आराम से साथ साथ नोट्स बनाइएगा। क्योंकि यहाँ ये जो चैप्टर है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक थ्योरी दिया हुआ है, या कह सकते हो जैसे आप पढ़ते हो फिजिकल ज्योग्राफी, मान लो वहां पर कोई क्या वोल्केनो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो वहां पे है कि एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, आपका वोल्केनो कैसे बनता है, कितने उसके टाइप्स है, क्या उसके लैंडफॉर्म के फीचर्स है, वो हमारे लिए अर्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है ना कि जो कंटेंट है, जो मीनिंग है, वो तो है ही, साथ ही साथ आपको क्या है ना, खुद से भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। मतलब काफी ज्यादा जो है ना सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मान लो आपको हम बता रहे हैं लैंड यूज, कि लैंड आपका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज है, लैंड का क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो आप खुद से भी यहाँ पे दिमाग लगाइए कि जब हम लैंड यूज कर रहे हैं तो क्या हम उसका सिर्फ यूज कर रहे हैं या ओवर यूज कर रहे हैं, या हम जब लैंड देखते हैं तो क्या हर तरह का जो जितना भी लैंड है सब एक ही टाइप का है या अलग अलग है। मतलब यहाँ पे ये टॉपिक ऐसा है ना जो सुपरफिशियली लगेगा कि आपको बहुत इजी है, लेकिन जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आपको जो पॉइंट्स चाहिए, 4-5 पॉइंट, जैसे आप 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसमें कम से कम 4-5 पॉइंट लिखोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं लिखे, 15 मार्क्स का है तो 6-7 पॉइंट लिखो, पॉइंट्स मिलना मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पे ना खुद भी सोचना है, और साथ ही साथ क्या है, जहां जरूरत होगा अंडरलाइन करेंगे, और जहां जरूरत होगा वहां पे हम लोग नोट्स बनाएंगे। तो फटाफट इस चैप्टर को पहले इसमें क्या कंटेंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं। कंटेंट्स के बाद फिर एक एक करके सबको हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ना हम लोग देखेंगे कि जो ये रिसोर्स है, ये जो रिसोर्स शब्द है, इस रिसोर्स शब्द का आखिर मीनिंग क्या होता है। कंटेंट्स समझ जाइए कि एक 5 मिनट जो है ना कंटेंट पे ही रहना चाहिए, तभी आपको जो है ना पता चलेगा कि चैप्टर में क्या। आप सिंपली रीडिंग करोगे तो लगेगा कि हाँ वर्ड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको फिर आंसर राइटिंग में आप नहीं, ये ऐसे टॉपिक्स ना आंसर राइटिंग में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपको क्या है कि मीनिंग समझना है, मीनिंग के साथ आपको क्लासिफिकेशन जानना है, प्लस आपको जानना है कि रिसोर्सेस का ह्यूमन के लिए क्या एस्पेक्ट हो सकता है। उसके साथ साथ अब एक टॉपिक रिसोर्स है तो दूसरा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट है, कि ये रिसोर्स कैसे किसी भी एक रीजन के, कंट्री के, ह्यूमन के, किसी के भी डेवलपमेंट में कैसे यूजफुल हो सकता है। दूसरा है कि हम रिसोर्स का यूज कर रहे थे, लेकिन समय के साथ डेवलपमेंट जब बहुत बढ़ा, जब डेवलपमेंट बहुत बढ़ा तो हमने क्या करना शुरू किया, ओवर यूज। तो उस ओवर यूज से प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने रास्ता अपनाया कि नहीं, अब सस्टेनेबल यूज करना जरूरी है। तो एक टॉपिक हमारा क्या आएगा, सस्टेनेबल यूज का आएगा, कि जिस चीज को आप बर्बाद कर दिए हो उसको आप कैसे अच्छे तरीके से या ऐसे यूज कर सकते हो ताकि आपका भी डिमांड फुलफिल हो और आने वाले जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेस क्या रहे, बचे रहे। तो ये आपका जरूरी था। इसी में कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत, इसमें बहुत सारे क्या है ना, एक तरह से समिट्स, मीटिंग्स है बहुत सारे, लेकिन इस चैप्टर में आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको रियो समिट जो 1992 में हुआ था, मतलब एजेंडा 21 के बारे में, कि 21st सेंचुरी के लिए, मतलब 2000 के बाद जो आपका समय आ रहा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट एजेंडा, क्या इंपॉर्टेंट आपका टास्क होना चाहिए। उसके साथ साथ सस्टेनेबल रिसोर्स यूज करोगे तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपको जरूरत किस चीज का पड़ेगा, प्लानिंग। प्लानिंग का सिंपल अर्थ है कि आप जो है ये सोचिए कि आपका मोटिव क्या है। पहला चीज मतलब आप पहले रिजल्ट को फोकस कीजिए, आपको क्या अचीव करना है। दूसरा आप देखिए कि आपके पास क्या रॉ मटेरियल्स है, क्या रिसोर्सेज है, क्या मिल रहा है आपको, तो उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज। हो सकता है कि आपका जो मोटिव है उससे ज्यादा रिसोर्स मिले, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या हो सकता है जो मोटिव है उसको पूरा करने के लिए जितना चाहिए बस उतना ही है या उससे कम है, तब आपको बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करना होगा। तो उसी अच्छे से इस्तेमाल को हम लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं।
तभी जाके आप रिसोर्सेज का क्या कर पाएंगे, कंजर्वेशन कर पाएंगे। मतलब एक वीडियो में क्या है ना, आप लोग अभी तक देख चुके होंगे कि हमारे वीडियो में क्या होता है कि एक बार हम लोग समरी पॉइंट्स लेते हैं जिसमें आपको पूरा चैप्टर का एक मिरर व्यू लग जाता है दिमाग में। दूसरा है कि कुछ पॉइंट्स हम अपने से एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंटर्स लिखवाते हैं। और तीसरी बार हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स में आके अंडरलाइन करते हैं साइमल्टेनियसली, हम भी करते हैं और आपसे भी अंडरलाइन करवाते हैं। तो इतनी बार अगर आप बहुत ध्यान से, जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो है, बहुत ध्यान से अगर आप सुन लेना, तो उसके बाद आपका क्या है ना कि बस आप रीडिंग करोगे और सारा पॉइंट्स दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो बहुत ध्यान से और कॉन्शियसली, मतलब 10th क्लास को बहुत ध्यान से, 10th ही नहीं, 10th 11th 12th बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। तो कंजर्वेशन कर लेंगे। अब इसी कंजर्वेशन के रिस्पेक्ट में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे क्लब ऑफ रोम हम लोग पढ़ेंगे, मतलब रिगार्डिंग लिमिट्स ऑफ ग्रोथ की। जब आप कर रहे थे डेवलपमेंट, ग्रो कर रहे थे, तो उस वक्त आपको किन लिमिटेशंस का ध्यान रखना था, जो नहीं रखा आपने तो आपको जबरदस्ती सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड ऑल का ध्यान रखना पड़ा। तो ये हो गया आपका रिसोर्स डेवलपमेंट से। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे लैंड यूज एंड लैंड यूटिलाइजेशन देखेंगे। हम लोग लैंड रिसोर्सेस का कई सारे रिसोर्सेज हैं, एक एक करके सभी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एलयू मतलब लैंड यूज होता है। तो हम लोग लैंड यूज देखेंगे, मतलब लैंड एज अ रिसोर्स देखेंगे कि लैंड क्या होता है, उसके क्या हमें फायदे हैं। जैसे लैंड, सब कुछ तो लैंड से ही मिल रहा है अल्टीमेटली। आपको लैंड है तभी तो आप वहां घर बना रहे हो, आप बस रहे हो, आप वहां खेती कर रहे हो, आप वहां इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, आप वहां फैक्ट्रीज लगा रहे हो, आप वहां पे हर एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ले डाउन कर रहे हो। तो वो देखना है, ये देखना है कि क्या हर जगह एक ही जैसा लैंड है कि नहीं, या कुछ अपना एक अलग पैटर्न है, अलग क्लासिफिकेशन है। फिर अगेन लैंड को हमने कहीं डिग्रेड तो नहीं कर दिया, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कहीं हम डिग्रेड तो नहीं कर दिए। डिग्रेड कर दिए तो फिर से इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक्स है। अब जब बात लैंड की आ गई तो ऑब्वियसली लैंड का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या बनता है, सॉइल। तो हम सॉइल का देखेंगे कि सॉइल का क्या यूज है, सॉइल का क्या आपका क्लासिफिकेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये सब तो आपको पता ही होगा। कुछ और पढ़ेंगे, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, या फिर आपका माउंटेनियस सॉइल पढ़ेंगे। और उसके बाद ऑब्वियसली हम लैंड को क्या करेंगे, डिग्रेड भी करेंगे, सॉरी सॉइल को। तो सॉइल को डिग्रेड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इरोजन। इरोजन करोगे तो ऑब्वियसली फिर सोचोगे किसका, कंजर्वेशन, मतलब आप पाप करेंगे तो प्रायश्चित की भी बात होगी। तो यही टॉपिक्स है। मतलब ओवरऑल रिसोर्सेज का एक क्या है ना, टॉप व्यू लेंगे कि हमको क्या रिसोर्स मिला है, उसकी मदद से हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हम अगर ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो हमको उसको कंजर्व करना पड़ेगा। दूसरा है कि उसमें और आप माइक्रो व्यू लो, तो माइक्रो व्यू लो तो कई सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका मैन मेड रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, जिसको आप कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल कहते हो। तो उसमें से हम एक एज एग्जाम्पल या कह सकते हो एज अ केस स्टडी उठाएंगे लैंड। लैंड का फिर हम देखेंगे कि लैंड का क्या यूज है, कैसे हम मिस यूज करें, कैसे हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और उस लैंड के ऊपर भी फिर बहुत सारा चीज है कि उसी लैंड के ऊपर एनिमल्स रहता है, ह्यूमंस रहता है, प्लांट्स रहता है, कई तरह के माइक्रोब्स हैं। लेकिन अभी फिलहाल उन सबको छोड़ो, अभी हम एक ही पैरामीटर देखेंगे, दैट इज सॉइल। तो यहां पे बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। हम हमेशा कहते आए हैं कि आप सिंक्रोनाइज होके जो है ना, एक एक क्लास का जो है 1 पेज 2 पेज में आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, और जब सारे एनसीईआरटी आपके पास हो जाएंगे ना तो सारा कंटेंट भी हो जाएगा। उसके बाद जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो एक बार फिर से एनसीईआरटी के सारे कंटेंट्स को एक साथ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में वही है, एनसीईआरटी के कंटेंट्स को थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल तक एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन का कंटेंट तो आपसे पूछेगा एग्जाम। तो अब एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा पहले कुछ पॉइंटर्स आपको लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे, मैप का जरूरत होगा तो मैप में क्वेश्चन आंसर ये सब करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, कुछ एस्पेक्ट आता है कि जैसे आप एज सेंटर में अगर आप ह्यूमन को रख दो, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड है हमारा, हम लोग इतने डेवलप हो चुके हैं कि आप चीजों को एंथ्रोपोसेंट्रिक बना दिए हैं। तो हमको लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि ह्यूमन जो है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है। हम लोग उसको देखेंगे कि इन्वायरमेंट में मौजूद डिफरेंट रिसोर्सेस के साथ उसका क्या रिलेशन है। हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन का, अब ये तो हो गया कि भाई इन्वायरमेंट मतलब नेचुरल चीज से उसका क्या है, आर्टिफिशियल चीज हमने टेक डेवलप किया है तो टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, कि हम जो, या तो हो सकता है कि हम डेवलप किए होंगे टेक्नोलॉजी फिर बाद में यूज करेंगे, या हो सकता है किसी और ने किया डेवलप तो हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस, अदर कमिटीज, ये सब का हमारे साथ क्या रिलेशन है, हम उसके साथ कैसे जुड़ के डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, ये सब हम लोगों को देखना है।
तो उसी के तहत जो है इतना सारा जब काम हम करेंगे तो उसमें एक चैप्टर हमारा आया है ये रिसोर्स के बारे में। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई रिसोर्स शब्द का मतलब ही क्या होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो लोग पिछला लेक्चर देखे हैं वो अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे तोड़े थे। सोर्स और उसके आगे री है, जब भी री वर्ड लगा हो तो हम कहते हैं क्या है, अगेन। तो इसका मतलब होता है ना कि आपका क्या है कि किसी एक जगह से कुछ भी हो सकता है, आप पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, लैंड हो सकता है, आपका खुद का क्रिएटेड हो सकता है, कोई एक जगह से आपको कुछ कंपोनेंट्स मिला और उसका इस्तेमाल आप फिर से किए अपने खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसी को आप क्या कहोगे, सोर्स से आया हुआ फिर से यूज होने वाला रिसोर्स। तो ये हो गया क्या आम भाषा में समझने के लिए। लेकिन टेक्निकली जब आपको लिखना होगा तो ये होता क्या है कि कोई भी चीज, एनीथिंग या एनी कंटेंट दैट इज यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब ह्यूमंस खुद के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ भी यूज करता है तो आप उसको क्या बोलते हो, रिसोर्स कहते हो। कुछ भी, एनीथिंग, इसलिए तो बोले एनीथिंग, मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग में है। हो सकता है अभी आप लिख रहे होंगे तो आपके लिए पेन और कॉपी क्या है, रिसोर्स है, और वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है उस समय नहीं, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लिख रहे हो, आपको सब कुछ लर्न हो गया, याद हो गया, आंसर राइटिंग अच्छे से कर लिया, सिलेक्शन हो गया, तो आपका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो इसलिए हम इस तरह से रिसोर्स को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट चीज आता है कि अगर हम बात करें रिसोर्स की तो आपका क्या होता है, कई तरह के तरीके होते हैं उसको क्या करने का, क्लासिफाई करने का। जैसे फॉर एग्जांपल है कि क्लासिफिकेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन एक होता है कि एग्जॉशन, मतलब खत्म हो सकता है कि नहीं, हम इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो समय के साथ खत्म हो सकता है कि नहीं, तो उस अनुसार या तो क्या हो सकता है। ऐसे तो 3 होता है, लेकिन अभी इस क्लास में आप 2 समझिए, क्योंकि कुछ रिसोर्स ऐसे है ना जो इमीडिएटली नहीं खत्म होगा, बहुत 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 लंबे टाइम पे होगा। कुछ है जो खत्म ही नहीं होगा। तो मतलब जो खत्म हो सकता है तो इसका मतलब है कि खत्म हो रहा है, यानी आप उसको रिन्यू नहीं कर पा रहे हो, मतलब रिसाइकल बैक हो जाता कि हम यूज किए। जैसे कोयला, अब आप कोयला को जला दिए, राख बन गया, तो उस राख से वापस से तो आप कोयला नहीं बना सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, वन वे है, खाली यूज होगा, खत्म होगा, उसको आप रिसाइकल बैक तो कर नहीं सकते हो। तो इसका मतलब है कि कुछ हो सकता है जो कि आपका एग्जॉस्ट हो जाए, कुछ नहीं हो। तो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, रिन्यूएबल। जैसे सोलर हो गया, जैसे विंड हो गया, तो ये सब किस में आता है, रिन्यूएबल में। लेकिन कुछ है जो आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आप उसको क्या कहोगे, नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। तो एक तो होता है कि उसको इस्तेमाल करने से क्या वो खत्म हो जाएगा समय के साथ कि नहीं, तो उस आधार पे हमने कहा रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। एकदम साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। 2 काम कर सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खुद से ही नोट्स बना लिया है, चैप्टर रीडिंग कर लिया, हमको सिर्फ एक बार समझना है कि इसको हम कैसे रीड, कैसे समझे और कैसे हमारे आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब आपसे यहां से ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी सिंपली पूछ देगा कि डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासिफाई इट्स टाइप्स, ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे घुमा के कुछ और पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपसे ऐसे पूछ सकता है कि इंडिया के पास जो है ना ऑल्टरनेटिव बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन इंडिया जो है अभी भी फॉसिल फ्यूल पे ही लाई करता है, डिपेंडेंट है, तो आखिर इसका क्या रीजंस है। तो ऐसे में जब आप इंट्रो करोगे ना, तो इंट्रो में ऐसे ही पॉइंट आप दोगे, पहले रिसोर्स को डिफाइन कर लोगे, और मतलब एक लाइन में आपने रिसोर्स को डिफाइन कर लिया, दूसरे लाइन में आप लोग इंट्रो क्या करते हो, 2 2.5 3 लाइन तक में खत्म करते हो। तो एक लाइन में फटक से डिफाइन कर लिए कम से कम शब्दों में, दूसरे लाइन में आपने ऐड कर दिया कि अलग अलग क्राइटेरिया पे रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्टिबिलिटी के टाइप पे आपका जो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होता है, एग्जाम्पल दे देना। हो गया 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, तो वहां पे ये पॉइंट्स काम आ सकता है। दूसरा है कि कहता है क्या कि आपका किस तरह का ओनरशिप है, ओनरशिप है मतलब कौन उसको होल्ड किया हुआ है, क्या वो मेरा पर्सनल है, आपका पर्सनल है, या हम सबका जो है कॉमन है, या पूरे देश का है, पूरी दुनिया का है। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल। जैसे आपका पेन कॉपी आपका अपना पर्सनल रिसोर्स है, मेरा पेन कॉपी मेरा अपना पर्सनल रिसोर्स है, तो ये इंडिविजुअल हो गया। या हो सकता है कि मेरे पास एक लैंड है, उसमें हम अपना घर बनाए, तो वो घर, वो लैंड मेरा है। या हो सकता है एक बगीचा हो मेरे नाम का, हम अपना तैयार किए हों, तो ये सब क्या हुआ, पर्सनल हो गया। दूसरा होता है कम्युनिटी ओन्ड। जैसे क्या है कि जो लोग गांव में रहते होंगे वो ये चीज बहुत अच्छे से देखे होंगे, या शहर वाले भी लोग कहीं ना कहीं गांव से लिंक होगा ही। बहुत ध्यान से देखना कि कभी कभी आप गांव में जाते होगे ना, तो गांव में आप देखते होगे कि कुछ बड़ा बड़ा सा फील्ड है, उसमें घास लगा है, या एक तालाब है, उस तालाब को सब यूज कर रहे हैं,
वो ऐसा नहीं कि किसी एक का है, कि बहुत लोग मिलके और कहे कि देखो भाई पानी जो है उतना दूर नदी से कौन लाएगा, हम यहाँ पे तालाब बना लेते हैं। तो सबने मिलके खोदा, अपना पानी इकट्ठा किया, तो आपका एक तालाब बन गया। तो वो जो तालाब है उससे सब लोग पानी यूज करे, तो वो क्या हुआ, कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। अगला हुआ नेशनल, नेशनल रिसोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल है कि जितने भी तरह के जो आपके इंडिया के दायरे में जो भी मिनरल्स आते हैं, जो भी ओर्स आता है, या जो भी रोड है, रेलवे है, हाईवेज है, आपका एयरपोर्ट्स है, ये सब क्या है, पूरे देश का प्रॉपर्टी है, मतलब इंडिया का है। अब ऐसा नहीं है कि आप जाके किसी एक नेशनल हाईवे पे खड़े हो जाओ और कहो कि नहीं ये मेरा है या मेरे कम्युनिटी का है, बिल्कुल नहीं। पूरे देश के लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनरल्स का यूज पूरे देश के लिए टेक्नोलॉजी बनाने में होगा, तो वो नेशनल हुआ। और एक आपका होता है कौन सा, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब जैसे हम लोग अनक्लॉज पढ़ेंगे ना, तो जो आपका किसी भी देश के सराउंडिंग में जो वाटर बॉडी, सीज या ओशन होता है, उसमें अगर 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड अगर पहुंचेंगे तो वो एकदम फ्री वाटर होता है, ओपन वाटर होता है, सबके लिए होता है, मतलब है कि सब कोई वो यूज कर सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। तो ये हो गया एक ओनरशिप के बेसिस पे। नेक्स्ट होता है क्या आपका, कि किस तरह से ओरिजिनेट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या कह सकते हो कि उसके अंदर लाइफ की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। लाइफ है, लाइफ नहीं है। अगर लाइफ है तो आप उसको क्या कहोगे, बायोटिक। अगर लाइफ नहीं है तो आप उसको क्या कहोगे, एबायोटिक। जैसे मिट्टी हो गया या फिर कि हवा हो गया, ये सब एबायोटिक में आता है। लेकिन अगर आपका या पानी हो गया, लेकिन अगर उसी पानी में कोई माइक्रोब है, उसी मिट्टी में कोई माइक्रोब है, या उसी हवा में कोई माइक्रोब है, या प्लांट है, या एनिमल है, ह्यूमंस है, ये सब किस में आ जाते हैं, बायोटिक में आते हैं। सब रिसोर्स है, सबका इस्तेमाल होता है। माइक्रोब का आप एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ले लो, माइक्रोब का इस्तेमाल आप करते हो। एक कॉमन एग्जांपल जो सबको पता होगा, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल दही जमाने में होता है। तो हम दही जमाते हैं तो हमारे लिए क्या है, वो लैक्टोबैसिलस रिसोर्स है ना, उसका इस्तेमाल करके हम दही जमाएं, और वो दही या तो मेरे कंजम्पशन के लिए होगा, या मेरा फैक्ट्री है तो हम उस फैक्ट्री से बाहर दही बेचेंगे तो हमको क्या होगा, पैसा कमाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेसिस आपका क्या, कि किस तरह का स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, किस तरह का स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। मतलब है कि क्या हम सारे रिसोर्स का इस्तेमाल कर लिए हैं, क्या हमारे पास इस्तेमाल नहीं किए लेकिन अभी है फिलहाल। तो उस हिसाब से आपका क्या आता है ना, एक आता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल, एक आता है जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड, डेवलप्ड स्टॉक्स, और एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व्स, रिजर्व्स। तो पोटेंशियल का मतलब आपका क्या होता है, कि ये आपका क्या है ना, कि है अवेलेबल है, अवेलेबल है किसी एरिया में, लेकिन अभी भी येट टू बी यूटिलाइज्ड। कि हमको पता है कि उस एरिया में ये रिसोर्स है, हमको ये भी पता है कि उसका क्या यूज हो सकता है, उससे क्या हमारे देश को, हमारे कम्युनिटी को फायदा हो सकता है, लेकिन अभी उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। तो हम ऐसे, जैसे होता है ना कि आपके पेरेंट्स लोग भी कभी बोलते हो कि अरे हमारे बच्चे के पास तो बहुत पोटेंशियल है। कहने का मतलब है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी तक आपने वो चीज किया नहीं है। कर लोगे तो आपका क्या होगा, कह लेगा कि पोटेंशियल यूटिलाइज हो गया। उसके बाद है क्या, कि ऐसे कुछ भी है कि जिसपे आपका रिसर्च जो है हो चुका है, मतलब है कि हमने उसको ये कर लिया है, पहचान लिया है, हम उसको निकाल के हम उस पर बहुत सारा रिसर्च कर चुके हैं, एंड अब उसके बाद हम इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम यूटिलाइजेशन भी कर लिए, रिसर्च भी कर लिए, तब ना हम समझ पाए कि अच्छा हाँ ये चीज इतना इंपॉर्टेंट है, कि डेवलप हो चुका। आप डेवलप हो चुके हो तो कैसे पता चलेगा, आप में वो क्षमता थी और उस क्षमता को आपने यूटिलाइज भी किया और चीजें अचीव भी की, तब आप क्या कहलाओगे, डेवलप। सेम यहां पे भी वही है। रिजर्व्स है क्या आपका, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि जो डेवलप्ड है और स्टॉक्स है, इसको कभी कभी आपका अभी एनसीईआरटी में देखोगे तो अलग अलग भी लिखा है, साथ में भी लिखा हो सकता है। तो डेवलप्ड है कि भाई कभी कभी यूज कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है सब कुछ हो चुका है। स्टॉक है कि हमने क्या किया है, कि रिसर्च कर लिया है, लेकिन अभी हम जमा करके रखे हैं, जमा करके मतलब है कि उसका बहुत बढ़िया से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है कि मान लो ओनियन, हम प्याज उगाए, और हम प्याज जब उगा लिए तो हम क्या किए ना, कि हमको जो भी रिसोर्स मिला था उस हिसाब से हम प्याज उगा लिए, और उगा के हम अपने कोल्ड स्टोरेज में रख लिए, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन जमा कर लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। रिजर्व भी एक तरह से ना स्टॉक की तरह ही होता है, लेकिन क्या है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए ना वो अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मतलब है क्या, कि स्टॉक की तरह ही वो भी आपका जमा किया हुआ है,
लेकिन एक तरह से क्या है कि फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा गया है कि इसका सही टेक्नोलॉजी अभी नहीं है और इसका पोटेंशियल निकल सकता है और इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो अभी रख लो। फ्यूचर में आपका जब ये टेक्नोलॉजी मिलेगा तो हम अच्छे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि सिलिकॉन, आज से जो है 50-70 साल पहले सिलिकॉन जर्मेनियम था। एक तरह से क्या हुआ, मान लो अगर कोई देश ये सिलिकॉन जर्मेनियम एक्सट्रैक्ट करके रख लिया अपने पास, उसको ये पता था कि इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अभी एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी एग्जैक्ट समझ नहीं है, तो अब क्या था, उस समय के लिए वो रिजर्व था। लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी आ गया कि हम सेमीकंडक्टर्स में यूज कर सकते हैं, तो अब वो क्या हो जाएगा, डेवलप्ड स्टॉक हो जाएगा, या डेवलप्ड कह लो। तो मतलब है कि जिसका आप रिसर्च भी किए, पता भी किए, निकाल भी लिए, इस्तेमाल भी कर लिए, तो वो हो जाएगा डेवलप। जिसका सब कुछ कर लिए और अभी यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी है आपके पास, अभी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने कहा कि अभी जमा करके रख दो, समय आएगा तब यूज करेंगे। लेकिन रिजर्व है जो कि एक तरह से फ्यूचर के लिए आपका काम करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजर्व स्टॉक कहेंगे। मतलब रिजर्व एक तरह से फ्यूचर के रिस्पेक्ट में आता है, बस इतना ही फर्क है। स्टॉक हुआ सीधे जमा कर दिए, लेकिन रिजर्व हुआ फ्यूचर के रिस्पेक्ट में। अब आता है क्या हमारा एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। कि रिसोर्सेस का जो है हम डेवलपमेंट कैसे कैसे करते हैं। तो देखो, पहले यूज की बात होगी कि हम क्या किए, हमने अलग अलग टेक्निक्स डेवलप किया। हमने टेक्निक डेवलप किया माइनिंग, हमने टेक्निक डेवलप किया मेटलर्जी, हमने टेक्निक डेवलप किया कि हम कैसे किसी चीज को अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे हम जो है किसी इंसान को ही एज अ रिसोर्स करेंगे तो स्किल दे सकते हैं, कैसे हम उसको एजुकेट कर सकते हैं। तो ये सब हम जो है टेक्निक जो है डेवलप किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से हमने क्या किया कि हम रिसोर्स को अपने खुद के लिए अवेलेबल कर दिए कि हाँ ठीक है, अब रिसोर्स है कि अब रेडी है कि रिसोर्स का इस्तेमाल हो सकता है। अब रिसोर्स जब आपका क्या हो गया, अवेलेबल हो गया, तो ऑब्वियसली आप इसको क्या करोगे, डिफरेंट सेक्टर्स में आप यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी जस्ट एग्जाम्पल दी कि सिलिकॉन जर्मेनियम मिल गया, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे किस में, सेमी कंडक्टर्स वाले सेक्टर में इस्तेमाल करेंगे। या फिर मान लो हम कोयला वोला निकालना शुरू कर दिए, तो हम उसका इस्तेमाल किए कि भाई हम उसका थर्मल पावर स्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, स्टीम इंजन में, इन सब में यूज करेंगे। हम जो है माइका निकालना शुरू किए, तो हम इंसुलेटर की तरह यूज करेंगे। हम ह्यूमन को पढ़ाएं और नॉलेज दिए, वोकेशनल ट्रेनिंग दिए। अब हमको पता चल गया कि ये ट्रेन हो गया किसी मशीन को बनाने के लिए, तो हम इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, हम इसको सर्विस सेक्टर में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे देश का और डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि रिसोर्स का डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्स का इस्तेमाल होना सीखेंगे। लेकिन जब सोचो क्या है कि किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली होगा क्या, आपका किसी भी चीज का ओवर यूज होगा। जब ओवर यूज होगा, कोई भी चीज जब ओवर यूज में जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। और एक्सप्लॉयटेशन होगा तो आपका रिसोर्स का क्या हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा। तो जब डिप्लीशन हो जाएगा, तो जिस डेवलपमेंट को आप इतना मेहनत से किए थे, वो डेवलपमेंट आपका सस्टेन नहीं करेगा। जिस डेवलपमेंट को आपने किया था, वो डेवलपमेंट लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। तो अगर आपको सस्टेन करना है, डिप्लीशन को अवॉइड करना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज का, तो आपको करना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 13 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है फॉर 2030, जिसमें कई सारे गोल आते हैं, जैसे नो पॉवर्टी होता है, क्वालिटी एजुकेशन होता है, हंगर नहीं होना चाहिए, क्वालिटी लाइफ होना चाहिए, इंडस्ट्री इनोवेशन होना चाहिए, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन वाटर, ऐसे कई सारे 17 गोल्स हैं। तो ये इसीलिए सिखाया गया ना कि आप अगर अपने दिमाग में इन गोल को लेके चलोगे, तो उस हिसाब से आपका होगा क्या कि आप ध्यान रखोगे कि रिसोर्स जरूरत से ज्यादा यूज ना हो। क्योंकि होगा क्या ना, अगर रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इससे होगा क्या, इनइक्वालिटी क्रिएट होगा सोसाइटी में। किसी के पास क्या होगा, बहुत सारा रिसोर्स होगा, वो उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके कई सारे प्रोडक्ट्स बनाएगा, मार्केट में बेचेगा, वो ज्यादा अमीर होगा। जिसको नहीं मिलेगा वो गरीब होता जाएगा। प्लस है इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, इन्वायरमेंट जो है वो डैमेज हो जाएगा। प्लस है कि रिसोर्स खुद आपका क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा। तो इन सबको ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना होगा, सस्टेनेबली यूज करना होगा। सस्टेन का मतलब ही होता है कि चलते रहना चाहिए। तो चलते रहना चाहिए, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है कि कह सकते हो ना कि रिस्पॉन्सिबल यूज इन प्रेजेंट
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर, कि आज आप क्या है कि ढंग से तरीके से इस्तेमाल करो ताकि फ्यूचर वाले लोगों जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स क्या रहे, अवेलेबल रहे। सिर्फ खुद ही सब यूज कर लोगे तो आप तक डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगले वाले तक तो रिसोर्स भी नहीं मिलेगा, तो डेवलपमेंट दूर की बात है। तो इसी चीज के लिए क्या है ना कि बहुत सारा इनिशिएटिव्स लिया गया था, उसमें से आपका एक 1992 का जो है वो अर्थ समिट था, जिसको हम रियो समिट कहते हैं, क्योंकि रियो डी जेनेरो जो ब्राजील साउथ अमेरिका का कंट्री है वहां पे था, वहां पे आपका मीटिंग हुआ जिसको हम कहते हैं रियो समिट, जहां पे डिसाइड किया गया कि कैसे हम जो है सही से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें ताकि उसका डिप्लीशन भी ना हो और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी ना हो। वहीं से आपका UNFCCC या फिर UNCCD, मतलब जो होता है ना कि डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए कन्वेंशन, या क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए, या बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए, मतलब ओवरऑल सभी रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से रोकने के लिए आपका रियो समिट हुआ, जिसके बाद आपका एजेंडा 21 आया। 21 रिप्रेजेंट्स 21st सेंचुरी, कि कैसे 21st सेंचुरी में लोगों को एजुकेट किया जाए, समझाया जाए, ताकि जो रिसोर्स है ना उसका इस्तेमाल प्रॉपरली हो सके। तो अब जब आप ये इन सभी चीजों को, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है लेकिन अभी जान लो, इन सभी चीजों को अगर प्रॉपरली अप्लाई कर दिए तभी जाके आप रिसोर्स का क्या कर सकते हो, आप रिसोर्स का कर सकते हो कंजर्वेशन, आप रिसोर्स का कर सकते हो कंजर्वेशन। तो ये सब ऐसा नहीं कि एक ही तरीका, इसमें बहुत सारा, देखो मीटिंग हुआ तो सब देश ने अपना अपना प्रॉब्लम्स रखा, सब ने सजेशंस भी दिया कि ये कर सकते हैं। उस हिसाब से हर देश में अपने अपने नागरिकों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, जैसे फॉर एग्जांपल है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के किसी भी रिसोर्स को आपको ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं करना है, आपको लाइसेंस लेना है, परमिशन लेना है। प्लस है कि अपने अंदर एक अवेयरनेस लाना है कि हम जब भी यूज ना हो तो हम पानी का जो टैप है, सिंपल सा एग्जांपल, उसको हम बंद कर ले, लाइट ऑफ कर ले, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च होगा। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो पानी, जो कोयले, जो भी चीज का फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है उसका कंजम्पशन कम होगा, तो अपने आप क्या होगा, डिप्लीशन कम होगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब आप रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप पोल्यूशन भी फैला रहे हो, उससे क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। प्लस है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो बहुत सारे स्पीशीज है जो उसको नहीं हैंडल कर सकते, तो उनका एक्सटिंक्शन भी हो रहा है। तो यानी हमारे सिर्फ एक काम से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से आपका वर्ल्ड का हर एक चीज डैमेज हो रहा है, तो उस चीज को हमको क्या करना है, रोकना है। तो यहां पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यह जानना है कि यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना है टू कंजर्व रिसोर्सेस। सिंपल लाइन में मतलब है, सरकार, नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, हर लेवल का गवर्नमेंट, हर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स, एक एक इंडिविजुअल, सबको अपने एक्शन पे ध्यान रखना होगा, वरना हम बर्बाद कर देंगे हर चीज को। यानी कि इसी से आपका ओरिजिनेट होता है कौन सा कंसेप्ट, तो इसी से ओरिजिनेट होता है कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है कि जब आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है दैट इज अप्लाइड टू फुलफिल आवर गोल, तो हम कहते हैं, तो यहां पे इसको, जो भी रिसोर्सेज है अवेलेबल उसको हम अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम अपना गोल को अचीव कर सके सस्टेनेबली। यहां पे सिर्फ रिसोर्स के नहीं, दुनिया में हर चीज के लिए, जो प्लानिंग कमीशन था, आप लोग पढ़ते हो इकोनॉमी में या पॉलिटी में भी, क्या था वो यही कह रहा था कि भाई अपने देश का हालात देखो, पहले ये देखो कि क्या रिसोर्स है, ह्यूमन का क्या कंडीशन है, एग्रीकल्चर का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, सर्विस का क्या है, ये देख लो और उस हिसाब से अपना एक गोल सेट करो, और तब इन सभी रिसोर्स को ना काम पे लगा दो ताकि आप वो गोल अचीव कर सको। तो यही तो होता है ना प्लानिंग। तो आपको ये रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा हर लेवल पे, एट एवरी लेवल, हर जगह पे, कि जब आप जा रहे हो वहां पे माइनिंग करने, एक्सट्रैक्शन करने, उस वक्त ध्यान दो कि कितना मिनिमम से मिनिमम डिग्रेडेशन हो सके, क्योंकि जीरो करना पॉसिबल नहीं है लेकिन मिनिमाइज करना तो क्या है, पॉसिबल है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट कि जब आप उन मिनरल्स को ले आए तो उस मिनरल्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए,
इक्विटेबल कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बस गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे कि जो अमीर बिजनेसमैन है सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस दे दे, वही एक्सट्रैक्ट करे, तो होगा क्या कि वो और रिच होते जाएंगे। जो छोटे छोटे हैं, जो इस लाइन में कुछ इनोवेटिव काम करना चाहते हैं, वो पीछे बैकफुट पे आ जाए। तो ये सब पे ध्यान देना होगा हर एक लेवल पे, तभी आप कहोगे कि अच्छे से प्लानिंग हुआ है। और ये प्लानिंग जो है जब आप करोगे तो अब आप सक्सेसफुली किस लाइन पे चले जाओगे, कंजर्व करने के लाइन पे। आप किस पे चले जाओगे, सस्टेनेबिलिटी वाले लाइन पे चले जाओगे। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो ये हो गया ओवरऑल एक रिसोर्स का मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज पर क्लास 10। ध्यान में रखिएगा, बार बार कह रहे हैं कि हम लोग अभी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़े। अभी यही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते तो आपको कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस बताते। अभी जैसे रिसेंट में आया था बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, वो भी बताते कि कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से क्या है कि जो 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड है, जो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है क्या कि एक छोटा सा चीज आप सुनोगे, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ गिवन बाय क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ऐसा नहीं है कि क्लब है मस्ती मजाक का, ये क्या है ना कि आपका ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है, ट्रेनीज हैं, या कह सकते हो टीचर्स है, या फिर आप कह सकते हो रिसर्चर्स हैं। ये लोग दिए लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। मतलब सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ का एक दायरा होना चाहिए। कहना चाहिए कि देखिए, जब भी आप डेवलपमेंट करोगे तो ये तय है, इट इज फिक्स्ड कि डिग्रेडेशन होगा। फिक्स्ड क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। हो सकता है रिसोर्स अभी इतना नहीं डिग्रेड हुआ, बहुत रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा भी एमिशन होगा तो इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। शुरू में नहीं पता चलेगा, जब बहुत अल्टीमेट स्टेज पे चला जाएगा तब पता चलेगा। तो ये तो तय है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा कि डेवलपमेंट शुड बी केप्ट विद इन लिमिट्स। डेवलपमेंट भी, पॉपुलेशन ग्रोथ भी, एवरीथिंग, मतलब हर कुछ क्या है कि जो भी चीज है नेचर में, एवरीथिंग इन नेचर इज वेल functional and sustainable if it works within its limits। अपने दायरे में काम करेगा तो सब बहुत अच्छे से काम करेगा और सब जो है सस्टेनेबल होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हो तो वहां पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए रिसोर्स डिप्लीशन से लेके ओवर एक्सप्लॉयटेशन से लेके, तो आप एग्जाम्पल में या कंक्लूजन में कहीं पे ये पॉइंट को आप कोट कर सकते हैं कि ऑल्दो हम बहुत डिग्रेड कर दिए हैं, लेकिन अगर क्लब ऑफ रोम की बातों को माने तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि लिमिट में ला ले तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आता है एक कॉन्सेप्ट है जो जानते हैं, लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो अब सबसे पहले क्या है ना कि लैंड रिसोर्स जो है, इसको आप पहले तो ये समझिए कि लैंड का यूजेस क्या है। तो आप जानते हो कि लैंड का आपका यूज है प्राइमरी सेक्टर, पूरा एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विस किस पे हो रहा है, लैंड पे हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप सेटअप करोगे तो हवा में तो नहीं टांगोगे, पानी में तो सब चीज नहीं सेट कर सकते, कि लिमिटेशन है, तो जमीन पे ही लगाएंगे। सर्विस सेक्टर के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स के रहने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए क्या होगा, जमीन का आपका जरूरत होगा। तो ये आपके लैंड का रिसोर्सेस है और इन्हीं चीज के लिए हम लैंड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब होता क्या है कि जो लैंड है, इस लैंड का आपका जो है ना यूज का कई सारा क्या है, कैटेगरीज है। ऐसा नहीं कि हर लैंड को आप किसी भी काम के लिए कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप गए, सपोज आप हिली एरियाज में गए, वहां पे आपने एक प्लॉट खरीदा और आप सोचे कि अब हम इस हिली एरिया में जो है प्लॉट खरीद लिए हैं, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चावल की खेती करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होगा। या फिर मान लो कि आप डेजर्ट में गए, वहां एक प्लॉट खरीद लिया और अब आप कहे कि हम यहाँ पे जो है ना बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगा। करने को तो कहीं पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब आप सोचो कि एकदम डेजर्ट के रिमोट एरियाज में आप गए और वहां पे एक प्लांट लगा लिए, तो सिर्फ उसको लगाने से तो काम नहीं चलेगा, आपको रॉ मटेरियल लाना होगा, फिनिश्ड गुड को भेजना पड़ेगा, आपको सप्लाई चेन बनाना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन में ही आपका बहुत खर्चा चला जाएगा।
तो होता है ना कि जनरली देखो क्या है, फैक्ट्रीज वगैरह जो भी लगता है वो या तो रॉ मटेरियल के नजदीक लगता है या तो मार्केट के नजदीक लगता है। इसका भी रूल जो ऑप्शनल ज्योग्राफी वाले हैं ना वो ये सब पढ़ते होंगे, वेबर और ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। तो यहाँ पे लैंड का जो है ना जो कैटेगरीज है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान ने अपने हिसाब से ये जो है क्लासिफाई कर दिया। हमारे देश में अगर आप इंडिया की बात करो, हम इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1945 ने इसने क्या किया कि 9 टाइप्स में क्लासिफाई किया है लैंड के यूज करने के पैटर्न को, 9 टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला क्लासिफाई किया है कि भाई कुछ लैंड है जहां पे आपके क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट आपका प्रेजेंट होता है, फॉरेस्ट और वेजिटेशन का आपके प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर को आप जाके देखना, डिफरेंस बताए हैं। तो फॉरेस्ट होता है, तो अभी फिलहाल ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि मान के चलो कि 24-25% देश का ऑफ इंडियाज लैंड, इंडियाज टोटल लैंड ये फॉरेस्ट के हवाले है, ठीक है। दूसरा आपका जो क्लासिफिकेशन आता है वो ये आता है कि जो नेट सोन एरिया, कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे NSA भी लिखा होता है। नेट सोन एरिया का मतलब होता है ना कि यहां पे आपका क्या है कि लगभग जो है कितने लैंड एरिया पे, कितने लैंड एरिया पे आपका क्या है कि सोइंग किया गया है, मतलब कल्टीवेशन हुआ है। लगभग जैसे इंडिया में आप देखो तो इंडिया में लगभग मान के चलो कि एनुअली आपके 3 से 4 क्रॉप्स एक लैंड से निकाले जाते हैं। तो मतलब है कि एक विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम फ्रेम आपका जो है कितना जो लैंड का एरिया है उस पे हमने बीज लगाया है, बीज उगेगा, प्लांट आएगा, उससे हम फ्रूट्स जो है लेंगे। तो ये हमारे इंडिया में ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 42% के आसपास का लैंड एरिया जो है वो आपका किसमें है, सोन एरिया में आता है। तीसरा आता है, तीसरा जो लैंड है वो आता है मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स में। ये ऑन एन एवरेज आपका आता है 1%। ये डेटा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना देगा कि अरेंज इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। डेटा कभी नहीं पूछता है, वो इतना चालाक है ना कि वो कहेगा कि नहीं आपको मतलब ना स्यूडो थिंकिंग में डाले, यार ये डेटा मत याद करो, हम नहीं पूछते हैं। लेकिन आप जब क्वेश्चन देने जाओगे तो आपको दे देगा 5 ऑप्शन 9 में से, अब बोलेगा इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो ध्यान में रखना, मिसलेनियस ट्री का मतलब हुआ कि हो सकता है यहाँ पे ऐसे फ्रूट ट्री लगाए हो या फिर रोड के साइड में ट्रीज लगाया हो, हाईवेज पे ट्रीज लगा हो जो आप रास्ते समय देखते होंगे। ये सब आपका जो है ना कि मतलब एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम कि ये सब लैंड एरिया मिसलेनियस ट्री में है। तो मतलब अगर 100 यूनिट है तो 1 यूनिट वैसे में आता है। फिर आता है लैंड इन नॉन एग्री यूज, ये लगभग आपका आ जाता है मान के चलो 8% के आसपास, 8 to 9%, कहीं पे 8.7% रहता है। तो अकॉर्डिंग मतलब एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पैटर्न ध्यान में रखना है। तो यहां पे आपका नॉन एग्रीकल्चर यूज कहने का मतलब एग्रीकल्चर के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो सेटलमेंट के लिए हो या फिर हो सकता है वो किसी अदर डेवलपमेंट वर्क्स के लिए हो। तो वैसे को हम कहते हैं कि नहीं भाई यहां खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है जो फिफ्थ आपका क्लासिफिकेशन है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन, उसको हम कहते हैं कि ऐसा लैंड जिसको कन्वर्ट किया गया है किसमें, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग एरियाज। ये लगभग मान के चलो कि ये 4% के आसपास आता है। मतलब कभी कभी जैसे विलेज वगैरह में आप देखने जाते होगे ना, तो विलेज में देखते होगे या कहीं पे भी या सिटी सबके बाहर में कि कुछ लैंड एरिया ना एकदम बड़ा सा लैंड एरिया है, वहां घास उगा है लेकिन कोई घर वर नहीं है, वहां पे सब जो चरवाहे लोग अपना गाय भैंस को लेके, हिली एरियाज में भी देखते होगे कि घास उगा है, शाम को निकले 3-4 बजे और अपने जानवरों को वहां ग्रेज करवा के फिर वापस घर आ गए। तो उसी को हम कहते हैं कि जो पास्चर्स है, ग्रेजिंग एरिया, मतलब जहां घास है, जहां जानवर जाएंगे वहां चढ़ के आएंगे, अपना पेट भरेंगे। छठा जो आता है उसको हम कहते हैं बैरन एंड अनकल्टीवेबल लैंड। नाम से ही पता चल रहा होगा, टी नहीं होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहां पे आपका क्या है ना कि एकदम बंजर है, कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। कि जो आपका प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है ना, प्रेजेंट टेक, उस हिसाब से कांट बी
पुट टू एग्रीकल्चर यूज, कि उसके लिए कुछ नया तरीका डेवलप करना पड़ेगा। अभी जो है आपके पास उससे तो खेती बाड़ी नहीं हो सकता है, तो ये एकदम जो है ना उसर जमीन आप इसको कह सकते हो। तो ये लगभग मान के चलो कि 5.5% आपका पूरे इसका इंडिया के लैंड का एरिया ऑक्यूपाई करता है। 7th आपका क्लासिफिकेशन हो गया जिसको हम कहते हैं करंट फैलो। फैलो का मतलब होता है खाली, ठीक है, करंट फैलो लैंड। ये लगभग मान के चलो 5% के आसपास लैंड एरिया कवर करता है। प्रिसाइजली चलो तो 4.9% होता है, लेकिन 5% के आसपास मान के चलो। तो ये आपका क्या होता है ना कि एक साल से जो कम है ईयर के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है। कि हो सकता है किसी का जमीन हो, पिछले साल उसने खेती किया था लेकिन इस साल पूरा साल बीत गया, वो नहीं खेती किया, अगले साल करेगा या उसके अगले साल, मतलब अगले साल करेगा। यानी कि एक साल के लिए किसी जमीन को अगर खाली छोड़ दिया जाए या एक साल से कम समय के लिए, 6 महीने 8 महीने के लिए, तो हम उसको कहते हैं करंट फैलो। मतलब फर्टाइल एरिया है, खेती हो रहा है लेकिन किसी कारण से, हो सकता है वो वहां नहीं रहता हो, या मे भी टेक्नोलॉजी नहीं हो, पैसा नहीं हो, कुछ भी कारण हो सकता है, हेल्थ नहीं हो अच्छा, किसान ने नहीं उगाया, तो हम उसको कहते हैं करंट फैलोज। उसके बाद एक आता है फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो। ये लगभग मान के चलो कि 3.6% एरिया कवर करता है। ये आपका जो है ना, अगर एक साल से ज्यादा समय के लिए आपका यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो आपका जो नॉर्मल खाली है उससे ज्यादा समय के लिए खाली रह गया है। इसका भी वही सेम कारण हो सकता है, शिफ्ट कर गए, 4-5 साल नहीं रहे हो, तो वो वैसा ही हो गया। एंड 9th लास्ट वन आता है जिसको हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये लगभग मान के चलो 4.4% या 4.41 भी कहीं कहीं लिखा होगा। ये कह रहा है ना कि ये आपका 5 साल से ज्यादा समय के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हुआ है। ये पूछता है, जैसे अभी रिसेंट के बीपीएससी एग्जाम में मेंस में जो ऑप्शनल का ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें ये पूछा था, इसी लैंड में से एक टाइप दे दिया था और पूछा था कि इसके लिए क्या सही स्टेटमेंट है। तो ऐसे को हम कहते हैं, मतलब देखो कल्चर हो सकता है, देखो कल्चरेबल मतलब आप यहाँ ग्रोथ कर सकते हो, पेड़ पौधा लगा सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल वेस्ट है। तो वेस्ट है इसका मतलब बहुत लंबे समय से यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हुआ है। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें जो आपका अनकल्टिवेबल बैडन लैंड था, बोला कि वो एकदम खाली है और कल्टीवेट भी नहीं हो सकता अभी के टेक्नोलॉजी से, लेकिन ये है कि हो सकता है बट अभी फिलहाल लंबे समय से यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हुआ है। तो यही है, इसी तरह से आप जो है इसी को आप एक्सप्लेन बता सकते हो किसमें, यही है आपका लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसी तरह से इंडिया में आपका लैंड यूज का जो है पैटर्न होता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, हम लैंड को भी कर क्या रहे हैं, लैंड को भी हम ओवर यूज कर रहे हैं, या कह सकते हो ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, क्वेश्चन आएगा व्हाई, तो आप इसको 5-6 पॉइंट में तोड़ सकते हो, लेकिन नोट्स बनाने के लिए समझो ना पॉइंटर्स ऐड करो। व्हाई, तो आप कहना कि भाई हमारा देखो पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो जगह जमीन चाहिए ज्यादा रहने के लिए, प्लस हो क्या रहा है कि हम जो है अपने डेवलपमेंटल वर्क्स भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपका डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो डिमांड बढ़ेगा लैंड का, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, एक विशियस साइकिल में चले जाओगे, आप कर दोगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो ये हो गया आपका लैंड का एक बेसिक जिस्ट हो गया। तो अब जब आपने इसको कर लिया तो अब ऑब्वियसली क्या करोगे, कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का वही उपाय है, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली ही कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एंड प्लस सस्टेनेबली। ये दो शब्द आपको जो है ना 10 पॉइंट इकट्ठा करके देगा। कॉम्प्रिहेंसिव कहने का मतलब क्या है, सरकार को भी नजर रखना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी नजर रखना चाहिए, एंड प्लस आपका क्या है, जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा लैंड है, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना लैंड चाहिए हम उतना ही ले रहे हैं। अगर मेरे पास पैसा है तो ऐसा नहीं कि हम सारा इकट्ठा करते चले, तो इनइक्वालिटी प्रिवेल होने लगेगा, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। फिर हम जब अमीरी का ये दौस दिखाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई पैसा लो और इसको कल्टीवेशन पे लगाओ या इस पे फैक्ट्री बनाओ, तो होगा क्या, हम पॉल्यूशन फैलाएंगे, हम डिग्रेडेशन करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। आप इसको क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सोशल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, सबसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्या, लास्ट टॉपिक, दैट इज सॉइल। अब एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके क्वेश्चन आंसर करके हम लोग भाग जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सॉइल आपका क्या होता है, टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ या लैंड कह सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। सॉइल भी एक तरह से आपका क्या है, रिसोर्स है।
क्योंकि इस सॉइल का यूज आप क्या कर रहे हो, इस सॉइल से आप मिनरल्स भी निकाल रहे हो एंड प्लस इस सॉइल से आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर। मतलब सॉइल आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती के लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर और उसके अलाइड जो लिंक्ड है, जैसे लाइफ स्टॉक रियरिंग है, ग्रेजिंग है, घास उगाना है, सबके लिए कर रहे हो। अब प्लस उसी सॉइल में तो आपके मिनरल्स है जिसको एक्सट्रैक्ट करते हो, जिससे इंडस्ट्रीज डेवलप होता है। इंडस्ट्रीज डेवलप होता है तो वहां पे काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए, तो वहां पे आपका सर्विस सेक्टर भी डेवलप होगा। तो सब कुछ इससे होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि जो आपका टाइप्स है, तो इंडिया में जो टाइप्स है उसको क्लासिफाई एनसीईआरटी ने किया है। तो बहुत सारा मेथड है, आगे हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जोनल, इंट्राजोनल, ए जोनल सॉइल्स, फिर उसको इंडिविजुअल वे पे जो है हम लोग क्लासिफाई करेंगे, मॉलिसॉल, अल्टीसॉल, एल्फीसॉल, ऑक्सीसॉल। तो सुन कैसे घबराना नहीं, अभी पहले ग्रॉसली डिवाइड करते हैं। तो एक सॉइल होता है जिसको आप क्या कहते हो, एलुवियल सॉइल कहते हो। देखो एलुवियल कहते ही समझ जाओ ना कि ये रिवर्स के द्वारा आता है, जो रिवर्स अपने साथ फर्टाइल सेडिमेंट लाती है ना, फ्लड प्लेन पे जो जमा करती जाती है, रिवर्स आया, रिवर के पास क्या है आपका सेडिमेंट है, इस सेडिमेंट को जो है इसने डिपॉजिट किया, तो आपका क्या हो गया, फर्टाइल फ्लड प्लेन बना, और इसी में जो है आपका जो सॉइल है वो आपका क्या है, एलुवियल सॉइल है। तो ये आपका, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया कवर करता है इंडिया का। आपसे कोई पूछे कि कौन सा सॉइल सबसे ज्यादा कवर करता है, तो आप कहोगे एलुवियल जो है वो कवर करता है। कहां पे ज्यादा दिखता है, तो आपको नॉर्थ इंडिया में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। प्लस है कि कुछ आपके जो है साउथ इंडिया में जो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो थोड़ा लंबा है, वो अपने साथ भी सेडिमेंट लाता है, तो थोड़ा बहुत डिपॉजिट करता है, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ये सब में आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है। इसके अलावा इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे ये नदी है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। नदी है तो यहां से जो जस्ट बगल में डिपॉजिट हुआ, जस्ट बगल में, तो यहां जो ब्लू से हम दिखा रहे हैं, ये आपका कहलाया जो एकदम न्यू है, उसको आप कहोगे खादर। लेकिन ये क्या हुआ कि कुछ जो पिछले बार नदी जो फ्लड किया था, तो वो सॉइल जो है ना, इस खादर की वजह से बाहर की तरफ ऐसे पुश हो गया, ये वाला, ये, तो इसको हम कहते हैं ओल्ड एलुवियम, जिसको हम कहते हैं बांगर। इसी बांगर में अगर कैल्शियम कार्बोनेट आपका ज्यादा होता है, तो आप इसको कहते क्या है, कंकर कहते हैं। तो कंकर मतलब क्या होता है, हिंदी में आप कंकर बोलते हो तो उसका मतलब छोटा छोटा पत्थर है, लेकिन यहाँ पे अगर सॉइल के रिस्पेक्ट में कंकर कहो तो उसका मतलब है ना कि जो ओल्ड एलुवियम है, जो पिछली बार फ्लड किया होगा तो बगल में रहा होगा, लेकिन अब जो फ्लड हुआ तो नया वाला मिट्टी पुराने को थोड़ा धकेल दिया, तो वो जो धकेला हुआ दूर का है, थोड़ा पुराना हो गया, उसको कहते हैं हम ओल्ड बांगर, और उसमें अगर कैल्शियम कार्बोनेट जाता है तो उसको हम कहते हैं कंकर। दूसरा आपका आता है क्या, ब्लैक सॉइल। तो भाई ये जो ब्लैक सॉइल है, पहले तो ये जान लो कि ब्लैक सॉइल, आगे जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे ना, तो इसमें आपको हम डिटेल में बताएंगे कि कौन से सॉइल में पोटैश ज्यादा है, कौन से में फास्फोरस है, कौन से में दोनों नहीं है, कौन से में एक है कोई एक नहीं है, किस में लाइम ज्यादा है, किस में कैल्शियम है, किस में पोटेशियम, सोडियम, ये सब है, वो सब हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज जान लो कि इंडिया के सॉइल में ना सभी में नाइट्रोजन का आपका डेफिशिएंसी है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये ब्लैक सॉइल जो है ना, इसको कॉटन सॉइल भी हम कहते हैं, क्योंकि ये कॉटन के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं। प्लस क्या है कि एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे जान लेना है कि ये आपका जो है ना, डेक्कन लावा जब इरोड हुआ था तो उसी से ये बना था, उसी को हम कहते क्या है, ब्लैक सॉइल कहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि जब ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया जब मूव कर रहा था, ये आपका इंडिया है, इंडिया जब मूव कर रहा था ना, तो इसमें बहुत सारा लावा ऐसे जब चल रहा है ना, ऐसे समझो ना कि आपका एक फ्लैट चीज है जो धरती के ऊपर से चल रहा है, उसके नीचे आपका ना एक हॉट स्पॉट है जिसको हम कहते हैं रीयूनियन। आज भी जो है ना, इसको बहुत अच्छे से जो है ये हेरिटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो यहाँ बहुत गर्म लावा था, तो जैसे ही प्लेट इसके ऊपर से गुजरा ना, बहुत सारा लावा यहाँ आया, और वही लावा जो है यहाँ पूरा ऐसे करके जम गया, ये आपका लावा है, ठीक है। अब डेक्कन एरिया तो डेक्कन लावा कहते हैं। यही जब आपका टूटने लगा, इरोड होने लगा, पाउडर बनने लगा, पाउडर के फॉर्म में, तो यही फिर आपका क्या कहलाता है, ब्लैक सॉइल। कलर इसका ब्लैक है ना, क्योंकि इसमें टाइटेनिफेरस एलिमेंट होता है जो लावा में पाया जाता है, इसी वजह से ये ब्लैक सॉइल है। और ये कहते हैं ना कि ये आपका सेल्फ प्लाउड सॉइल है, मतलब इसमें प्लाउइंग की जरूरत नहीं होती है, ये क्ले टाइप का है। होता क्या है ना कि जब ये ड्राई होता है तो इसमें काफी ज्यादा क्रैक डेवलप हो जाता है,
और उस क्रैक की वजह से क्या होता है ना कि ये आपका क्या होता है ना अपसाइड मूव करता है और फिर इसमें सॉइल में टर्निंग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये आपका एरिया है, यहाँ पे जो सॉइल है ना इसमें जगह जगह पे ऐसे से क्रैक डेवलप हुआ है, जगह जगह पे क्रैक डेवलप हुआ है। अब ये क्रैक क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा क्रैक होता है तो अंदर से जो प्रेशर गैसेस वगैरह जो सॉइल में ट्रैप हो निकलता है ना तो इसको ऐसे ऊपर ऊपर उठा देता है। तो ये हिस्सा ऐसे करके उठ गया उठ गया उठ गया। तब हुआ क्या कि ये आपका अंदर का इनसाइड वाला पोर्शन अप आ गया और अप वाला पोर्शन क्या हो गया इन आ गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो क्लेई सॉइल है इसको जोतने का यानी कि प्लाउइंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। चल तीसरा सॉइल आपका जो है रेड एंड येलो सॉइल। देखो क्या होता है यहां पे जब ये सॉइल ड्राई होता है ना तब इसका कलर रेड है, लेकिन जब इस सॉइल में आपका मॉइस्चर आ जाता है ना तब इसका कलर क्या हो जाता है येलो। ध्यान से समझना, देखो जो भी आपका ब्लैक सॉइल है ना ये वाला मान लो ब्लैक सॉइल का एरिया, ब्लैक सॉइल का एरिया हमेशा याद रखना। इसके बगल बगल का दूसरा कलर लेते हैं ब्लैक कलर सपोज, इसके बगल बगल का जो ये एरिया है ना बगल बगल का जो ये एरिया भी मैप में भी दिखाएंगे, ये एरिया आपका क्या होता है ना रेड एंड येलो सॉइल वाला एरिया आता है। अब ये रेड और येलो रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है आपका आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन ऑक्साइड। इसी वजह से इसका कलर आपका कैसा होता है रेडिश टाइप का होता है। और ये एकदम ब्लैक सॉइल वाला जो भी जोन है उसके बगल बगल में जो है ये बनता है। और ये क्या होता है ना कि ऐसे जो इग्नियस रॉक होता है ना वही सेम लॉजिक पूरे एरिया में क्या है लावा स्प्रेड है, लावा सॉलिडिफाई किया तो क्या बना इग्नियस, पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए हैं। तो यही इग्नियस सॉइल जब आपका इरोड करता है तो उसी से आपका रेड एंड येलो सॉइल बनता है। तो ये तीसरा टाइप है, ये आपका ना टोबैको वगैरह के लिए पल्सेस वगैरह के लिए यूजफुल होता है। क्रॉप्स भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी पहले ये समझ जाओ कि रेड को रेड ब्लैक को ब्लैक क्यों कहते हैं। ब्लैक को ब्लैक इसलिए कहते हैं ना क्योंकि टाइटेनिफेरस एलिमेंट होता है, टाइटेनियम जो आपका रहता है लावा में, और कई एलिमेंट्स होते हैं, लाइम होता है, मैग्नीशिया होता है, आयरन होता है, इन सब के मिक्सचर से ब्लैक हो जाता है। एलुवियल क्या होता है, ये आपका सेडिमेंट है जो नदी लेके आया और जहां जहां डिपॉजिट किया, बहुत फर्टाइल है, सबसे ज्यादा एरिया वही कवर करता है। अब अगला जो सॉइल आता है ये आपका आई थिंक 4th नंबर है, देख लेना, उसको हम कहते हैं लैटेराइट सॉइल। देखो लैटेराइट शब्द का मतलब ये होता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी चीज सरफेस है, ठीक है, यहां रेनफॉल काफी ज्यादा हुआ, रेनफॉल काफी ज्यादा हुआ तो जिससे ये हुआ ना कि यहां पे जो आयरन है, यहां पे जो एल्यूमिनियम है, ये यहां पे रह गया, लेकिन जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है ना वो बहते पानी के साथ नीचे, जब भी मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिएंट पानी के साथ डिसॉल्व होकर निचले हिस्से में जाके प्रेसिपिटेट हो जाए तो आप उसको लीचिंग कहोगे। तो यहां पे हुआ क्या कि अदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या कर गया, प्रेसिपिटेटेड एट बॉटम लेयर्स और ऊपर आयरन एल्यूमिनियम रह गया। इसलिए हम कहते हैं ना कि इसको ब्रिक बनाने के लिए ना, ब्रिक के लिए बड़ा अच्छा गुड सॉइल है। जैसे आप झारखंड में जो है एंटर करोगे रांची मुरी के आसपास तो आप देखोगे ना कि मिट्टी में से थोड़ा सा ना मतलब ऐसे रेडिश टाइप का लगता है, लेकिन वो आपका जब पानी डालोगे तो येलो नहीं होता, इसका मतलब वो रेड येलो सॉइल नहीं है। उसी मिट्टी को जो है ना मिला के जब ईंटा बनाया जाता है काफी ठोस ईंटा होता है, तो वो आपका क्या है लैटेराइट सॉइल है। ये सब हर उस एरिया में मिलता है ना जहां रेनफॉल ज्यादा है। याद करो पिछले लेक्चर्स में, पिछले क्लास के चैप्टर में आपको रेनफॉल बताए थे, वेस्टर्न घाट, थोड़ा सा तमिलनाडु का ईस्टर्न साइड और नॉर्थ ईस्ट एरिया, यहाँ पे आपको लैटेराइट सॉइल मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में। और ये सॉइल आपका टी कॉफी के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए देखना आसाम दार्जिलिंग ये सब साइड क्या है टी है। आपका कॉफी केरला, रबर के लिए भी यूजफुल होता है, केरला साइड में, इधर में कर्नाटका साइड में बाबा बुदान हिल्स में आपको कॉफी देखने को मिलता है। उसके बाद आता है 5th नंबर, दैट इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब क्या है, ड्राई सॉइल, यानी कि ये आपको कहां देखने को मिलेगा, डेजर्ट्स में देखने को मिलेगा। तो यहां पे होता क्या है ना, ये उन एरियाज में देखने को मिलता है जहां पे इवेपोरेशन क्या है बहुत ज्यादा है और रेनफॉल क्या है बहुत कम है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि कहीं पे भी जब पानी है और इवेपोरेट होता गया तो उसके अंदर जो भी डिसॉल्व मिनरल्स था वो पीछे रह जाएगा मिट्टी के सरफेस पे, तो सैलिनिटी क्या होगा ज्यादा होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना ये नेचर से कैसा होता है नमकीन सलाइन होता है।
क्योंकि यहाँ मॉइस्चर नहीं है, जो पानी में था मिनरल वो सब तो पानी उड़ गया, पानी के साथ मिनरल तो गया नहीं, मिनरल तो पीछे ही रह गया। तो इसलिए आपका ये कैसा रहता है, सलाइन होता है। और इसका अगर हम कलर की बात करें तो व्हाइटिश भी रहता है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो व्हाइटिश टाइप का रहेगा, या कभी येलोइश रहता है, ग्रेइश टाइप का भी रहता है, तो मतलब वेरिएबल कलर का होता है। इसमें आपका कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है लेकिन नाइट्रोजन का अमाउंट क्या है, कम है। इसके अलावा और भी अदर पोटेशियम वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है ना आपका बाजरा वगैरह कल्टीवेट हो सकता है। बाजरा ऐसे क्रॉप्स है ना, ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप है, वो कहीं पे भी उग सकता है। नेक्स्ट, अब कहीं पे भी मतलब है ऐसा नहीं कि स्पेस में उग जाएगा, मतलब है कि अगर हालात खराब है, नॉर्मल क्रॉप्स नहीं उग सकता है, तो बाजरा को आप उगा सकते हो। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो ऑब्वियसली जंगलों में जहां फॉरेस्ट वगैरह पाया जाता है, ये आपका किधर में, जहाँ पे घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, माउंटेनियस वाले एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। जितना बता रहे हैं ना बस आप उतने को ध्यान में रख लो ना, उतना ही काफी है। उसके बाद है कि यहाँ पे होता क्या है ना कि ये सॉइल एसिडिक है। देखो भाई एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है ना, इस एरिया में ये शेडी एरिया है। शेडी क्यों है, क्योंकि ट्रीज का अमाउंट यहाँ ज्यादा है तो सन को ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे छाया बहुत ज्यादा है। अब छाया है, धूप नहीं मिल रहा है, प्लस है क्या कि मॉइस्चर उड़ नहीं रहा है, तो मॉइस्चर का कंटेंट क्या है तुम्हारा, ज्यादा है। अब मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है तो एक तरह से लॉगिंग टाइप का सिचुएशन है, तो कह सकते हो कि जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन वो स्लो है। तो स्लो है तो इस वजह से जो ह्यूमस वगैरह डिकम्पोजिशन हम पढ़ेंगे, उसमें जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है ना, उसमें ह्यूमस बनता है। ह्यूमस कुछ नहीं है, जब मिट्टी को आप पानी में डालोगे ना तो मिट्टी के ऊपर जो पाउडर जैसा डार्क कलर का मैटर होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं, मतलब वो हिस्सा जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स लॉक्ड हैं। तो यहाँ डिकम्पोजिशन स्लो है, मतलब ह्यूमस तो बन गया, ह्यूमस खूब ज्यादा है, और इस ह्यूमस में आपका क्या है, ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट है। ह्यूमिक एसिड जब प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली कोई भी सॉइल आपका कैसा होगा, एसिडिक नेचर का ही तो होगा। इसीलिए एसिड है कि धूप नहीं मिल पा रहा है, पानी जमा हुआ है, तो बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाने से आपका क्या है कि उसके अंदर जो लाइफ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया फंगस, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसलिए डिकम्पोजिशन होने में समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब एज यूजुअल हम सॉइल को भी क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट करने का रीजन है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, प्लस हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, उसके लिए भी हम मिट्टी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं, सैंड माइनिंग, सॉइल माइनिंग, उससे मिनरल्स निकाल रहे हैं, तो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर जो है, मतलब एक तरह से आपका डेवलपमेंट क्या हो सकता है, रुक सकता है, हॉल्ट हो सकता है। तो अगर आप उसको कम करना चाहते तो आपको क्या करना होगा, सॉइल को कंजर्व करना होगा, सॉइल को क्या करना होगा, सस्टेनेबली यूज करना पड़ेगा। तो कंजर्व करने के लिए क्या है, कई सारे तरीके हैं। जैसे आप क्या कर लो, फॉरेस्टेशन कर दो, आप क्या कर लो, रीफॉरेस्टेशन कर लो, ये काम आप कर सकते हो। आप जो है कंटूर प्लाविंग कर लो, कंटूर प्लाविंग कर लो, मतलब जिससे कि सॉइल इरोजन जो है वो आपका क्या हो सके, कम हो सके। टेरेस फार्मिंग कर लो, ये आपको पिछले लेक्चर्स में सारा बताए हुए थे, ठीक है, कि कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के ऐसे किनारे किनारे में ऐसे स्टेप जैसा बना देंगे, तो जिससे होगा ना कि पानी यहाँ आएगा तो थोड़ा देर रुका रहेगा, उसी को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और उसी के साइड साइड में जो है ना, ऐसे ऐसे करके जब हम स्टेप्स बनाए हैं तो उसके साइड साइड में ऐसे करके उठा दिए, इस तरह से ऐसे ऐसे चारों तरफ से। ऑब्वियसली 3D पिक्चर है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंटूर, कि पानी जब आएगा ना तो ऐसे बंडिंग किया हुआ है मिट्टी का, तो पानी वहां पे सेटल्ड रहेगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि आप स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, मिक्स्ड फार्मिंग कर सकते हो। स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब होता है ना कि आपके दो क्रॉप के बीच में, टू क्रॉप के बीच में, बिटवीन आपने ग्रास लगा दिया, ताकि क्रॉप जब हट जाए, हार्वेस्ट हो जाए, तो कम से कम ग्रास रहे, कुछ रहे जो मिट्टी को पकड़ के रखे, इरोजन ना हो। तो ऐसा काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, तो आप शेल्टर बेड का काम कर सकते हो, या शेल्टर बेल्ट का काम कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आपने क्या किया कि मान लो ये डेजर्ट है, सपोज ये एरिया आपका डेजर्ट है या ड्राई एरिया, यहां पे आपने पेड़ लगा दिया, यहां पे आपने पेड़ ऐसे करके लगा दिया, तो होगा क्या कि जब हवा ऐसे जाएगा ना, जब हवा ऐसे जाएगा विंड, तो कुछ नहीं रहता, तो सारा विंड लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पे है पेड़, तो इसके साथ टकराएगा तो कुछ विंड पीछे पीछे आके डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ ही जाएगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 100% वेस्ट हो जाता है, उससे थोड़ा आपका क्या हो गया, पीछे रह गया। तो ऐसे को हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। तो और भी कई तरीके हैं, ये कुछ तरीका है जिससे हम लोग ये काम करते हैं।
तो हमारा ये हो गया, मतलब है कि पहले हम टॉपिक को लिस्टिंग किए, फिर उसको डिटेल में पढ़े, अब जाके थोड़ा सा फटाफट चैप्टर पढ़ते हैं और हम लोग निकल जाते हैं क्वेश्चन आंसर करके। देखते हैं चैप्टर में क्या दिया है, क्या हमसे छूट गया है, उसको भी एक बार कर लेते हैं ना, क्या पता इंसानी है कुछ छूट गया हो तो। फिर देखो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ह्यूमन का इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बता रहा है ना, कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बिना इन्वायरमेंट के ह्यूमन कैसे रहेगा, तो ये चीज आपका बताया है। अब कह रहा है कि रिसोर्स को आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे आपका देखिए कॉलम भी बना दिया है कि आपका रिसोर्स एक नेचुरल है, एक ह्यूमन है, मतलब जो ह्यूमन बनाएगा आर्टिफिशियली उसको कह सकते हैं नेचर में, जो रिन्यू हो सकता है, जो नहीं हो सकता है। उसमें भी आता है कि आपका जो कंटिन्यूअस बह रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, मूवमेंट में है, तो विंड वाटर हो गया। जो कि आपका लिविंग बींग्स है उसको क्या कहती है, बायोलॉजिकल। अब उसमें प्लांट आएगा, वाइल्ड लाइफ आएगा, फ्लोरा एंड फौना। अब नॉन रिन्यूएबल है तो उसको कहता है कि कुछ चीज है जो रिसाइकल किया जा सकता है, जैसे कोई डिवाइसेज है, कंप्यूटर है, उसके मेटल को आप रिसाइकल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में आपने न्यूज सुना होगा कि चाइना ने अपने कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स है ना, उसके एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ऐसे में बाकी देश को दिक्कत होगा, तो बाकी देश को ये पॉलिसी अपनाना चाहिए कि क्यों ना हम अपने डिवाइसेज में से रिसाइकल कर ले, जैसे जापान किया। तो रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन कुछ को नहीं कर सकते। कोयला जल गया, पेट्रोल जल गया, आप उसको नहीं कर सकते। ह्यूमंस ने जो बनाया तो कुछ आपके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, जैसे आपका फ्लाईओवर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, वो हो गया। और कुछ जो है वो आपका क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से आपका डिटरमाइन होता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो गया, जो छोटे छोटे डिवाइसेस हो गए, घड़ी हो गया, ये सब हो गया। तो ये अलग अलग अपना क्लासिफिकेशन है। अब कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, तो ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेस क्या है, बहुत जरूरी है। अब हो क्या रहा है कि रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा हम कर रहे हैं यूज, तो क्या हो रहा है, मेजर प्रॉब्लम्स हो रहा है। क्या हो रहा है, डिप्लीशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लो इनइक्वालिटी हो रहा है, बार बार इसका जिक्र किया ना, कि किसी एक के हाथ में जाएगा तो इनइक्वालिटी क्रिएट कर देगा। इनडिस्क्रिमिनेट, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा तो इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो ये प्रॉब्लम्स है, ये तो अभी 3 ही प्रॉब्लम है, भविष्य में और प्रॉब्लम्स मिलेगा। तो हमको इंश्योर करना है कि रिसोर्स का प्लानिंग सही से हो, सस्टेनेबिलिटी हो, आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि पीस रहे। वरना क्या होगा ना कि रिसोर्स के लिए भी झगड़ा होगा। हम जैसे अभी चाइना यूएसए का आप एग्जांपल ले सकते हो, क्रिटिकल एलिमेंट्स पे चाइना ने कंट्रोल कर दिया, अब यूएसए उधर बौखला गया। यूएसए टैरिफ अपना लगा रहा है कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट मेरे देश में आएगा तो भाई 15% चार्ज लगेगा फॉर एग्जाम्पल। चाइना ने कहा कि ठीक है तुम्हारा भी आएगा तो हम लगाएंगे 15%। तो ये सब हो क्या रहा है, एक लड़ाई झगड़ा का कारण बन रहा है। जिसके पास ज्यादा है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, बोला ठीक है मेरे पास ज्यादा है, क्या कर लोगे, मेरा गुलामी तो करना ही पड़ेगा तुमको। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। बताए थे ना कि इस तरह से होना चाहिए ताकि डैमेज ना हो, प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, उसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो 1992 का आपका समिट हुआ था, 100 हेड आए थे। यहाँ पे पॉलिटिकल डेफिनेशन है स्टेट्स का, मतलब कंट्री से रिलेटेड है। कहाँ पे, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था। यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई थी। अलग अलग डिक्लेरेशन साइन किया गया था कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को, क्लाइमेट चेंज को, इन सबको, डिजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं। यहीं पे एजेंडा 21 आया था फॉर 21st सेंचुरी। सब पढ़ा हुआ है आपका, बस अंडरलाइन करते जाइए। एजेंडा 21 जो है ये 1992 में साइन हुआ, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली रिसोर्स को खराब करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दोनों कॉम्प्रोमाइज होगा। अभी डेवलपमेंट होगा लेकिन रिसोर्स खत्म कर लोगे तो फ्यूचर में नहीं होगा। दूसरा है, अभी डेवलपमेंट पे सिर्फ फोकस करोगे तो इन्वायरमेंट खराब कर दोगे। फ्यूचर में आप डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो आप डेवलपमेंट नहीं करोगे तो इन्वायरमेंट अपने आप क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। तो दोनों ही एक्सट्रीम आपके लिए बढ़िया नहीं है। रियो डी जेनेरो में हुआ, यहाँ पे यही देखना है कि कैसे डैमेज को, पॉवर्टी को, डिजीज को, इन सबको हम ठीक कर सकते हैं। आप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ये था आपका ऑब्जेक्टिव था कि हर लोकल गवर्नमेंट को आपका अपना लोकल एजेंडा बनाना होगा। हम बताए थे ना कॉम्प्रिहेंसिव, कि सिर्फ देश और इंटरनेशनल फोरम का काम नहीं है, हर एक का, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, एक एक इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे क्या करें। अब क्या है कि प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग क्या था, जुडिशियस यूज। जुडिशियस मतलब तरीके से, प्रॉपरली आप देख लो आपका गोल क्या है और आपके पास क्या, उस हिसाब से, मतलब जितना आपका जो चादर है उसी अनुसार पैर फैलाना, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे रीजन है जहां पे रिच होता है रिसोर्सेस, बहुत सारे क्या है डेफिशिएंट, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के पास पैसा है लेकिन रिसोर्स नहीं है। अफ्रीका के पास रिसोर्स है, पैसा नहीं है।
तो अगर यहाँ प्लानिंग ये हुआ कि चलो ठीक है हम अफ्रीका से रिसोर्स लेते हैं, हम उसको कंपनसेशन भी देंगे, उसको वो हक भी मिलना चाहिए, तो ठीक रहता। लेकिन यहाँ कर क्या रहे हम लोग, उसका भी तो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। उसकी गरीबी का बहुत बड़ा कारण मतलब आज के डेट में अलग तरीके का कोलोनाइजेशन हो रहा है। वो लोग उतना ये क्या है अवेयर नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज उतना डेवलप नहीं है, जिस वजह से क्या होता है ना कि जब तक मिसयूज का पता चल रहा होता है तब तक तो डेवलप्ड नेशन और वेस्टर्न कंट्रीज उनके रिसोर्सेज को बर्बाद कर चुके होते हैं। तो ये चीज आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो कई सारे अब इंडिया में भी देख लो बहुत सारा रीजन है, जैसे आप आ जाओ छोटा नागपुर प्लेटू साइड तो बहुत सारा मिनरल है, लेकिन जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहां उतना नहीं है। तो तरीके से आपको यूज करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आ जाओ तो यहाँ क्या है, हम बताए थे ना ये सब छोटा नागपुर बेल्ट है। अरुणाचल के पास आपका क्या है, पानी है। नॉर्थ ईस्ट के पास पानी का दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका। राजस्थान के पास जो है याद रखना कॉपर और जिंक बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा क्या है, सोलर और विंड, बड़ा बड़ा सा डेजर्ट है, विंड मिल्स जो है लगाया जा सकता है, सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लद्दाख के पास आपका क्या है, आइसोलेटेड है, तो इसके पास कल्चर का बहुत ज्यादा अच्छा रिसोर्सेज है, लेकिन वाटर इंफ्रा और ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब है कि आपको कई सारे, आप खुद से भी एग्जांपल लिख सकते हो ना, जैसे आप यूपी बिहार ले लो, यहाँ प्लेन एरिया है, एलुवियल सॉइल है, तो एग्रीकल्चरल रिसोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन फिर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना नहीं है। अब बैंगलोर साइड में आ जाओ तो वहां पे उन लोगों ने अपने कल्चर का ध्यान रखा, आईटी सॉफ्टवेयर पार्क्स है, लेकिन वहां एग्रीकल्चर का उतना प्रोस्पेक्ट नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी कमजोरी है, तो इसीलिए हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा प्रॉपरली ताकि सबको बराबर मिल सके। तो देख लो क्या है, प्लानिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, पहले रिसोर्स को पहचानो, उसका मैपिंग करो, पता लगाओ कहाँ कहाँ क्या रिसोर्स है, फिर उस रिसोर्स को निकालो, निकालने के बाद आपका आगे का काम होगा। तो पहले तो पहचान लो, फिर उसके बाद क्या है कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पे आप फोकस करो, स्किल पे फोकस करो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप पे, ताकि इस रिसोर्स का हम कैसे डेवलपमेंटल प्लान में यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट, कि भाई इसका और नेशन का क्या प्लानिंग है, उस दोनों को आपस में मैच करना होगा। भाई ऐसा नहीं है कि देश को चाहिए कि डिफेंस सेक्टर में डेवलपमेंट करना है और मान लो उसके लिए हमको डिस्पोरियम का जरूरत है, टेरिबियम का जरूरत है, कोई ऐसा मिनरल का जरूरत है, सेमीकंडक्टर पे काम करना है, और आप कहे कि नहीं हमको वो नहीं निकालना, हम जा रहे माइका निकालना, हम जा रहे कोल को एक्सट्रैक्ट करना, तो ये नहीं ना, आपको ये भी देखना होगा। मतलब पहले तो आप रिसोर्स पहचान के निकालो, फिर तरीका यूज करो कैसे डेवलप कर सकते हो, और फिर तीसरा ये देखो कि जो कर रहे हो नेशन के साथ तुम्हारा अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपका क्या है कि कई सारे 5 ईयर प्लान्स भी हम लोग देखेंगे, जिसमें से एक 5 ईयर प्लान का ये आपका मोटिव था। तो यही सब कुछ दिया हुआ है। इसमें 2-3 क्वेश्चन है कि पहला क्या दे रहा है कि व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग बाय कम्युनिटी, अपने सराउंडिंग में देखो क्या क्या रिसोर्स है, या आपकी अपनी पर्सनल ये है। कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, अभी जस्ट बताए थे ना, अफ्रीका आपका एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, लैटिन अमेरिका ले सकते हो, सेंट्रल अमेरिका ले सकते हो, ये वर्ल्ड के बेसिस पे हो गया। इंडिया के बेसिस पे आप ले लो, छोटा नागपुर प्लेटू है, झारखंड के कई रीजन है, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब आपका क्या बहुत रिच है, लेकिन यहाँ बैकवर्डनेस भी बहुत है। जो आपका ये मोस्ट जो था ये अफेक्टेड एरियाज है, जो यहाँ डेवलपमेंट ऑलरेडी क्या है कम हो चुका है, प्लस है कि कॉलोनाइजेशन का इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है कि क्या बताएं, हमारे पास इतना कम रिसोर्स था कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो इतना सारा दे के गए ना कि क्या बताएं तुमको। तो एक तरह से हम क्या किए, कॉलोनाइज किए। तो मतलब सरकास्टिकली ये मैंने कहा कि इतने सारे हम वर्ल्ड के जो है ना 27-30% इकोनॉमी का हिस्सा थे, जिसको एक्सप्लॉइट करके हम एकदम से बर्बाद कर दिया गया। तो वही एक तरह से मतलब वही राम कहानी है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उस एक्सप्लॉइटेशन को आपको कंट्रोल करना है, प्रॉपर यूज करना है तो चीजों को प्लान करना पड़ेगा। पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। अब आपके यूपीएससी का सिलेबस है फॉर एग्जांपल कि जीएस 1 में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी पढ़ना है, और आप कहोगे ना बाहर में जाने तो हम जा रहे हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो क्या होगा, यूपीएससी कहेगा कि बालक आप जाओ अगले साल आना। तो वही सेम बात है, यहाँ पे वही काम करना होगा। कंजर्वेशन की बात है, अब कंजर्वेशन है तो देखो गांधी जी को कभी मत भूलना। गांधी जी ने क्या कहा था कि नेचर के पास तुम्हारा पेट भरने के लिए इतना है कि तुम बहुत ज्यादा है कि तुम कह नहीं सकते हो, लेकिन वही है कि जब लालच में आओगे तो कुछ नहीं है। तो उसी तरीके से आपका क्या है कि आपको कंजर्वेशन करना होगा। यूज करो, मना ही नहीं है, लेकिन यूज के साथ साथ फोकस करो किस चीज पे, कंजर्वेशन पे। तो वही सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि कंजर्वेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यही चीज आपको बताए थे ना कि क्लब ऑफ रोम जो था लिमिट्स ऑफ ग्रोथ को दिया था 68 में, सब्सिक्वेंटली 1974 में गांधीयन फिलोसफी
गांधी जी का भी तो वही था, सेल्फ रिलायंट बनना, स्वराज होना चाहिए, सर्वोदय होना चाहिए, अंत्योदय होना चाहिए, अंत तक सबको मिले। तो ये सारा फिलॉसफी था। मतलब स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि ऐसा नहीं कि एक को बहुत मिले एक को कम मिले, सबको मिले, थोड़ा थोड़ा मिले, तो क्या होगा, बैलेंस्ड रहेगा, झगड़ा नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। तो मतलब वही राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट था वही उन्होंने दिया था। उसी पे आपका ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 आया था, इसका भी वही सेम राम कहानी था कि जो भी रिसोर्स है उसको ग्लोबल लेवल तक जो है हमको कंजर्व करने का जरूरत है, बचाने का जरूरत है, लिमिट जानना जरूरी है। तो मतलब आवर कॉमन फ्यूचर पे फोकस रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस रखना है। ये सब कीवर्ड्स है जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये सब कहां से आया, रियो समिट से आया 1992 में। अब ये आया लैंड रिसोर्स, देखो लैंड आपका कहाँ कहाँ है, माउंटेन्स में, ये वाला सेक्शन माउंटेन्स में आ रहा है, ये वाला सेक्शन आपका प्लेन्स में, ये वाला सेक्शन आपका प्लेटू में। अब ये परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा यूपीएससी में कि कौन सा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, कि लैंड एरिया किस में ज्यादा है किस में कम है। तो जान लेना कि अभी भी प्लेन वाले हिस्से में एरिया क्या है, ज्यादा है। तो अब यहाँ पे यही वही सब देख रहे हो, 30%, 43%, 27% आपका प्लेटू रीजन में है। प्लेटू वाला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि वहाँ पे मिनरल फ्यूल्स ये सब है, छोटा नागपुर प्लेटू, ये सब क्या है, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर्स को आप जाके देख लीजिएगा, लिंक में दिए गए, डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ लिंक है, सॉरी उल्टा बोल दिया। माउंटेन्स है तो माउंटेन्स को आप जानते हो, हाइट पे रहेगा तो स्नो रहेगा, ग्लेशियर रहेगा, वो पिघलेगा तो क्या बनेगा, नदी। नदी आपके हाइट से आएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो अपने साथ पत्थर उत्थर सब तोड़ते उड़ते लेके आएगा, वही सेडिमेंट क्या होगा, सॉइल बनाएगा। प्लस है कि मिनरल्स भी है, माउंटेन के पत्थर को एक्सट्रैक्ट करने से मिनरल्स भी मिलता है, टूरिज्म स्पॉट भी है। तो ये सारा यूज है। प्लेन है तो एग्रीकल्चर के लिए, सेटलमेंट के लिए अच्छा है। लैंड यूटिलाइजेशन देखो, ये सब ऑलरेडी आपको क्लासिफिकेशन बता चुके हैं, ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है। पैटर्न क्या है, तो आपका जो लैंड का पैटर्न है वही जो आपका यहाँ 5 है उसको 9 में आप क्लासिफाई कर लेना, क्योंकि मिनिस्ट्री का है, हम कुछ भी क्लासिफाई नहीं किया। मिनिस्ट्री ने आपका जो है ना 1949 में क्लासिफाई किया है, जिसको एनसीईआरटी एबीसीडी बनाया, उसको तोड़ोगे तो टोटल 9 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब लैंड यूज यही सब पैटर्न है, किस पे डिपेंड करता है, वहां के टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ह्यूमन फैक्टर्स, ये सब जो आप लैंड यूज कर रहे हो ये डिपेंड कर रहा है ना। आप जैसे मान लो कि बैरन अनकल्टिवेबल लैंड कहाँ होगा, कि बिल्कुल ही नहीं कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे जहां पे आपका चंबल वाला बेसिन जब पढ़ोगे ना नदी में, तो वहां पे क्या हो रहा है कि इतना ऊसर मिट्टी है, रफ सॉइल है, प्लस नदी के काटने से क्या हो रहा है ना, वेटलैंड टोपोग्राफी बन रहा है, फर्टिलिटी भी नहीं है, और ऐसा समतल इलाका भी नहीं है, और वाटर का सप्लाई भी इतना प्रॉपर नहीं है जिससे एग्रीकल्चर हो सकता है। तो अलग अलग चीज अब यहाँ पे देख लीजिए कि जनरल लैंड यूज कैटेगरी, वही परसेंटेज वगैरह दिया हुआ जो आपको बताए हैं, वही चीज है। उसके बाद ये तो पढ़ा हुआ, जब इंडिया का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि इंडिया में टोटल ये एरिया है। उसके बाद डेटा हमको इतना का ही है, मतलब है कि 3.329 जो है ना, या कह सकते 3.29 मिलियन है, जिसमें से आप अप्रोक्सीमेटली जानते कितना हो, आपको पता है सिर्फ 309 से लेके 310, या कह सकते 3.09 से लेके 3.10 के बारे में आपको डेटा है। बहुत सारा तुम जैसे जानते ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में, आसाम छोड़ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में, एक्सट्रीम नॉर्थ के बारे में, जो कि आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो अक्साई चीन है, जो ये पाकिस्तान चाइना वाले लोग जो है दोस्ती दोस्ती में हमारी जमीन को एक दूसरे से बांट रहे हैं, पता नहीं क्यों, हमारी अच्छाइयों का इतना फायदा उठा रहे हैं। इन सब एरिया पे तो मैपिंग ही नहीं हुआ है कि आखिर कितना एरिया है और कितना उसमें फर्टिलिटी का पोर्शन है। तो ये इसलिए आप कम जो मतलब इतना टोटल एक्सपेक्टेड है, बट हम जान रहे एक्चुअल डेटा आपको उतना 3.09 और 3.10 के बीच में आपको पता है। तो ये सब कुछ कुछ आपका डेटा दिया हुआ है, जिसमें से एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए कि इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब हरियाणा एंड लेस देन 10% इन किसके बारे में, नेट जोन। तो नेट जोन का जो आप लोग पढ़े ना, अभी हम करंट डेटा से बता रहे हैं, इस बुक में जो है ना ओल्ड है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है किससे, करंट डेटा से। तो करंट डेटा से आपका जो है लगभग 42-43% के आसपास नेट जोन एरिया है, उसमें से पंजाब हरियाणा ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन वाले बेल्ट में ना बहुत ज्यादा होगा, और बाकी जो एक्सट्रीम एरियाज है वहां पे क्या होगा, कम होगा। तो डेटा को ना करंट से आपको क्या करना है, अपडेट कर लेना है कि क्या है। जैसे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट का आपका जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी था वो कहा था कि 33% जो एरिया है ना वो आपका फॉरेस्ट एरियाज के लिए जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हम वो अचीव नहीं कर पाए। इसके भी डेटा को ना हम अप्रोक्सीमेट बताया, अब इसको भी आप ISFR का जो रिपोर्ट है, अब अभी मान लो कि कह लें ये आगे 26-27 में अगर आपको एग्जाम नहीं देना है तो अभी आपको ISFR रिपोर्ट 2023 का आ चुका है, उसको आपको देखना है कि कहाँ कितना ज्यादा ट्री है, क्या है।
लेकिन अगर आगे देखूं कि हर ये 2 साल पे ये रिपोर्ट आता है, तो आपको ये डेटा इन सब से अपडेट करना है। ये सब जो जितना भी परसेंटेज डेटा है ना, ये बहुत डायनामिक है। तो हम जो बताए वही 100% सही होगा नहीं है, अभी के लिए वो सही है, लेकिन फ्यूचर में आपको इसको एक बार जाके डायनामिक डेटा है, इसको अपडेट कर लेना है। आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए ना वेबसाइट देखना है, आपको पीआईबी का वेबसाइट देखना है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे हो, एमएसएमई में देख रहे हो तो एमएसएमई के मिनिस्ट्री को जाके आप देखिए। तो उस सब में थोड़ा जाके आप एक बार डेटा अपडेट करो। या मान लो आपको इकोनॉमी पढ़ाया जा रहा हो, इकोनॉमी में आप पढ़ रहे हो कि हाँ अभी इतना रेपो रेट है, इतना रिवर्स रेपो है, लेकिन आपको बार बार आरबीआई साइट पे जाके ना एक बार विजिट कर लेना होगा कि इस साल के मेरे एग्जाम के लिए अभी यही रेपो रेट है या नहीं है। तो ये सब आपको देखना होगा। अब वही क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि भाई हम लोग जो है इतना सारा डिग्रेडेशन कर रहे हैं, जो बेसिक नीड है वो लैंड से आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, क्वायरिंग कर रहे हैं, मतलब खींच खींच के सब मिनरल्स निकाल रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, ओवर बर्डनिंग कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा बात है ना कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, जिस वजह से हमारा डिमांड बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए हम अलग अलग, जैसे ये सब है छोटा नागपुर वाला एरिया है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइनिंग भी कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन भी कर रहे हैं, सेटलमेंट भी कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। जब ग्रीन रिवोल्यूशन वाला बेल्ट है ना, उसके लिए ध्यान में रख लेना, पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी, यहाँ हम सैलिनिटी बढ़ा रहे हैं, यहाँ हम ग्राउंड वाटर को जो है ना पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। तो हर स्टेट का अपना एक प्रॉब्लम है। जैसे आप बिहार वाले हिस्से में चले जाओ, तो हमने इतना ज्यादा जो है ना डिगिंग वेल सब बना लिए हैं या बोरिंग कर लिए हैं कि हमारे एरिया के पानी में ना आर्सेनिक का कॉन्टेमिनेशन हो गया है। या फिर आप झारखंड में चले जाओ, तो झारखंड में क्या हो रहा है कि माइनिंग के लिए हम इतना जंगल काट रहे हैं, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इंटर रिवर का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स है उसकी वजह से हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये सारा चीज है ना, ये सब आप देखोगे कि जो बताए हैं, जितना अभी तक में पढ़े हैं ना, वही सब है। जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड में आप चले जाओ, तो एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से, या उत्तराखंड में एक्सेसिव टूरिज्म की वजह से इतना आपका गैसियस एमिशन हो रहा है, जिस वजह से वहां वार्मिंग हो रहा है और ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर काफी छोटा हो गया, लगभग 22 मीटर से रिसीड कर रहा है, पीछे हो रहा है। तो हम हर तरह से रिसोर्स को क्या करें, खराब कर रहे हैं। राजस्थान में हम शेल्टर बेल्ट्स का केयर नहीं कर पा रहे, जिससे डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। या फिर पूरा ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है। जो वेस्टर्न घाट में आप चले जाओ, तो वेस्टर्न घाट में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जिस वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहा है। अभी रिसेंट में आपको 2023 में शायद वायनाड में आपका जो है लैंडस्लाइड एंड फ्लडिंग का सिचुएशन देखने को मिला था। तो ये सारा काम जो है हम कर रहे हैं। तो ये सब हर कुछ जो भी है, तो उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन या अदर मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग। देखो ट्री प्लांटेशन करके सैंड ड्यून, जो प्रॉब्लम है उसी का इलाज कर दो। कोई एक याद करो, प्रॉब्लम याद करो, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इलाज देख लो। कि जैसे जंगल था, जंगल हम काट दिए, फिर से वहां जंगल लगा रहे हैं, तो रिफॉरेस्टेशन होगा। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे खाली जगह था, कुछ नहीं था, तो चलो भला करने के लिए पेड़ लगा दो, तो उसको एफॉरेस्टेशन। मतलब जहां पहले से पेड़ नहीं था बट आपको लग रहा है कि यहाँ लगा देना चाहिए, तो उसको हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब सॉइल आता है, तो सॉइल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, अलग अलग तरह के लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। ये आपका क्या है कि काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है, ये पहले भी देख चुके थे, कुछ सेंटीमीटर बनने के लिए, साइंस में भी और हर जगह पे भी। जो वहां का रिलीफ है, मतलब जो जैसा हाइट और टोपोग्राफी है, कैसा रॉक है, उस हिसाब से आपका क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि सॉइल कैसा होगा। जैसे डेक्कन एरिया में गए, तो वहां पे था कि लावा बहुत फैल गया था, तो वहां क्लाइमेट ऐसा था कि उस लावा का जो सॉलिडिफिकेशन था उसका इरोजन कराने लगा, तो काले टाइप का जो है ब्लैक सॉइल बन गया, क्लेई टाइप का। तो ये सब क्या है, और अलग अलग चीज है, जैसे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन, पानी का, हवा का, ग्लेशियर का, डिकम्पोजर का, ये सब कहीं ना कहीं सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मिट्टी में जाता है, तो माइक्रोब्स जो है उस पर फीड करता है, तोड़ता है, फिर मिट्टी में उसको क्या कर देता है, मिला देता है। तो क्या वो मिट्टी का कॉम्पोजिशन हो गया, तो माइक्रोब के एक्शन से हुआ। हवा या पानी या ग्लेशियर के ऊपर से पत्थर घिसता गया, पाउडर होता गया, तो मिट्टी जो है मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर बहुत बार बार फ्लक्चुएट किया, कभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पत्थर एक्सपैंड किया, फिर ठंडा हो गया कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करेगा, पत्थर पे प्रेशर होगा, तो पत्थर टूटता जाएगा, टूटते टूटते पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये देखो सॉइल का लेयर है, ये ऊपर का जहां प्लांटेशन होगा, उसके नीचे का सब सॉइल है जहां पे डायरेक्ट प्लांटेशन नहीं लेकिन न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ पे ये है आपका पेरेंट रॉक मटेरियल है, जो कि अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है लेकिन टूट रहा है।
और ये सबसे नीचे है। जैसे खुदाई होता है ना, तो देखते हो नीचे जाने पे क्या होता है, बड़ा बड़ा पत्थर निकलता है। तो ये सबसे नीचे का हिस्सा है जहां भी पत्थर टूटा नहीं है। धीरे धीरे जब टूटेगा तो ये ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाएगा, ये और टूटेगा तो ये ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा कि भाई कोई एजेंट आएगा तो इसको उड़ा ले जाएगा ना, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ये आएगा, इसको रिप्लेस करने के लिए ये जाएगा। तो ऐसे करके आपका सॉइल का स्ट्रैटिफिकेशन होता रहता है। अब क्लासिफिकेशन सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, देखो खादर बांगर, ये सब अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद आता है आपका मैप में आते, एक बार मैप से रिवाइज करते हैं। देखो क्या बताए थे पहले, देखो आप ब्लैक सॉइल देखो और रेड येलो देखते हैं। जो आपका ब्लैक सॉइल है, ये वाला हिस्सा देख लो ब्लैक सॉइल है, ये वाला हिस्सा क्या है, ब्लैक सॉइल है। और थोड़ा थोड़ा जहां मतलब जहां जहां लावा गया है वहां ब्लैक सॉइल है। देख लो ब्लैक सॉइल के बगल में ही ये वाला कौन सा हिस्सा है, रेड सॉइल। ये भी वही इग्नियस रॉक से बना है, लेकिन ब्लैक वाले में टाइटेनिफेरस एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ पे आयरन वाला पोर्शन ज्यादा है। नॉर्थ साइड में देखो आपका, नॉर्थ में ये एलुवियल सॉइल है। और क्या बताए थे, ईस्टर्न वाले हिस्से में जहां जहां आपका लंबा रिवर है वहां पे भी क्या है, एलुवियल है। फॉरेस्ट सॉइल क्या बताए थे, हिली और इन सब में देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सब कौन सा है, फॉरेस्ट सॉइल है। उसके बाद आपका आता है कौन सा, लैटराइट सॉइल, जहां जहां बारिश होगा देख लो, ये एरिया, ये एरिया, ये सब जहां जहां ज्यादा बारिश है, मानसून वाला देख लो, वही सब जहां जहां ज्यादा बारिश है, जहां जहां बारिश ज्यादा है वहां पे क्या है, लैटराइट सॉइल है। और इसका यूज ब्रिक में बहुत अच्छा होता है। एरिड सॉइल, डेजर्ट वाला एरिया। तो सब मानसून अच्छे से रिवाइज कर लो। रिवाइज करने का मतलब मैप पे देखो कि कहां पे ज्यादा बारिश होगा, मिट्टी अपने आप हो जाएगा। तो ये सब मिट्टी है, अब आपका इसका कॉलम बना लीजिए और कॉलम बना के आप जो है देख लीजिए कि कैसे कैसे होता है। देखो यहाँ पे भी एरिड सॉइल में भी देखो कंकर दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होना, किसी भी मिट्टी में अगर कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कंकर कहेंगे। तो आपको ऐसे करके कॉलम बना लेना, ये आपका होमवर्क है। पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, जो समझाने का था, जो रटने का था वो हम भी रीड करेंगे, आप भी रीड करोगे। आप ऐसे कॉलम बना लो, लिखो सॉइल, उसके बाद लिखो कहाँ किस किस एरिया में पाया जाता है वो लिखो। उसके बाद आप इसमें देखो कि क्या न्यूट्रिएंट है, क्या न्यूट्रिएंट नहीं है, क्या ज्यादा है और क्या आपका कम है या क्या एब्सेंट है, ऐसे लिखो। अगर है इसमें तो, अभी तो फिलहाल ये नहीं है तो टेबल खाली, कॉलम खाली छोड़ देना, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्रॉप्स देख लो कि ये किन क्रॉप्स के लिए जरूरी है और कुछ आपके एडिशनल फीचर। अब अगर यहाँ पे जो फीचर नहीं दिखा, कॉलम खाली छोड़ना, आगे हायर क्लास में कुछ नया आएगा, यहीं पे क्या कर देना, ऐड करते जाना, यहीं पे आपका जो भी आएगा ऐड करते जाना। तो ऐसे करके कॉलम बना लो, एक चार्ट बन जाएगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। कंकर एक जनरल टर्म है, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट जब भी ज्यादा होगा तो कंकर कहेंगे। अब देखो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कल्टीवेशन क्या बताए थे, गलीज, बैडलैंड, ये पहले भी पढ़े हुए। देखो यहाँ पे ये मैप से ऐसे करके ये आपका जाता है इस तरह से, ऐसे ऐसे काटते हुए गया। तो जब नैरो नैरो रहता है ना तो उसको रिल कहते हैं, लेकिन जब यही वाइड हो जाता है तो आप इसको क्या कहते हो, गली कहते हो। जब ये एरिया था यहां से एक पूरा शीट ऐसे करके चला गया, शीट जो है वो बहते पानी के साथ चला गया, तो आप इसको क्या कहोगे, शीट इरोजन। ऐसा लगता है ना कि ऊपर का पूरा जितना परत था ना वो सब पानी अपने साथ लेके चला गया, उसको शीट इरोजन कहेंगे। चौड़ा गली बना दिया तो गली कहेंगे। नैरो है, ऐसे पानी काटता हुआ चला गया ना, तो ये वाइड है तो उसको आप गली कहोगे, नैरो है तो क्या कहोगे, रिल्स कहोगे। या फिर आपका क्या है कि ऐसे करके एरिया है, यहाँ पानी पड़ा, वाटर रेनफॉल हुआ, और यहाँ पे ऐसे देखते होगे कि मिट्टी उट्टी पे पड़ता है ना, तो ऐसे स्प्लैश जब आता है तो ऐसे करके गड्ढा जैसा बन जाता है, यहाँ से मिट्टी निकल गया, तो हम इसको कहते हैं स्प्लैश इरोजन। पानी के टप्पा खाने से, पानी के एनर्जी से वहां का जो मिट्टी उसमें गड्ढा बन गया, और जो उस एरिया में जो था वो उस पानी के प्रेशर की वजह से साइड साइड में शिफ्ट हो गया, तो इसको आप कहते हो स्प्लैश इरोजन। तो अलग अलग तरह का देखो, शीट इरोजन है, गली इरोजन है, बैडलैंड है। बैडलैंड कहने का मतलब क्या, खराब है, मतलब कल्टीवेशन आपका नहीं हो सकता है। तो ये सब आपका जो है ना सॉइल इरोजन का कारण बनता है। कंजर्व करने के लिए क्या बताए थे, कंटूर में प्लाविंग करना, टेरेस कल्टीवेशन करना, स्ट्रिप फार्मिंग करना, इसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स वगैरह भी पक्का होगा, शेल्टर बेल्ट्स लगाना, और भी कई चीजें अपने मन से आप ऐड कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, अननेसेसरी यूज है, या फिर हम लोग डैम बिल्ड कर सकते हैं ताकि पानी बहुत ज्यादा फ्लो ना करे, या फिर हम लोग विंड के मूवमेंट को चेक कर सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर बना के। तो ये सब तरीका है जिससे आप इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है कि मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो पंजाब में क्या है? ओवर इरिगेशन। एकदम याद रखना हमेशा जीवन भर के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला जो बेल्ट है माने हरियाणा, पंजाब, ये सब एरिया ऐसा है, या वेस्ट यूपी, यहां पे आपका ग्राउंड वाटर भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और इरिगेशन भी इतना ज्यादा कर चुके हैं कि हमने ऐसे एरियाज को सलाइन एरियाज में कन्वर्ट कर दिया है। टेरेस कल्टीवेशन कहां होगा? हिली एरियाज में। हिली एरियाज में देखो, हिली एरिया कौन है? उत्तराखंड है। Which of the following states black soil is predominantly found? अब डेक्कन वाले एरिया का देखो, ब्लैक सॉइल किधर होगा? महाराष्ट्र में, गुजरात में, नॉर्थ कर्नाटका में, इन सब में दिखेगा। अब कह रहा है नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल। तो 3 स्टेट्स है जो ब्लैक सॉइल है, जिसके पास गुजरात ले लो नाम, साउथ गुजरात ले लो, आप जो है पूरा महाराष्ट्र ले लो, नॉर्थ कर्नाटका ले लो। नॉर्थ कर्नाटका कौन सा क्रॉप ग्रो होता है? कॉटन मेनली होता है, और भी बहुत सारा होता है लेकिन कॉटन है। What type of soil is found in the river deltas of eastern coast? रिवर डेल्टा में क्या आता है? एलुवियल। एलुवियल का 3 मेन फीचर बताओ। कि एलुवियल का फीचर ये है कि इसका फर्टिलिटी ज्यादा है, ह्यूमस ज्यादा है, पोटैश ज्यादा होता है, फास्फोरस कम होता है, और यहाँ पे आपका क्या है कि ये जो अलग अलग हर तरह के क्रॉप के लिए सूटेबल है, राइस, शुगर केन, सभी क्रॉप के लिए सूटेबल है। उसके बाद है व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल हिली एरियाज। हिली एरियाज में क्या कर सकते हो आप? कंट्रोल कर सकते हो, आप जो है टेरेस फार्मिंग कर सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स। कह रहा है कि एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न एंड व्हाई द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-1961। सिंपल रीजन है डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट में लैंड को इतना ज्यादा डाइवर्ट कर चुके हैं ना। अब डेवलपमेंट सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री फैक्ट्री, वो भी है, साथ ही साथ क्या है, एग्रीकल्चर वाला एरिया भी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है। पॉपुलेशन बढ़ गया तो रोटी कपड़ा मकान का डिमांड भी बढ़ रहा है, और प्लस है कि हम डेवलपमेंट इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा दी कि डेवलपमेंट करना है, उसके लिए ज़मीन चाहिए, सॉफ्टवेयर पार्क्स लगाना है, फूड पार्क्स लगाना है, खेती करना है, तो इन सब के लिए लैंड इसी में चला जा रहा है। जंगलों के लिए आपका लैंड बच ही नहीं रहा है। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेस? यही सेम रीजन है, ओवर यूज। अब इसी को आप जो है ना एक्सप्लेन कर दो कि टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना और ज्यादा आपका क्या करता है, एरियाज डिमांड करता है। एरिया डिमांड करता है तो वहां प्रोडक्शन ज्यादा करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करना तो उसके लिए रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक्सप्लॉयटेशन होगा, लैंड का भी, सॉइल का भी, और बाकी अदर रिसोर्सेज का भी। अब ये प्रोजेक्ट है तो आपके यूपीएससी के लिए तो ये कोई काम का है नहीं, तो इसको हटाइए। तो अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। इसमें अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है, कुछ भी तरह का, हेजिटेट नहीं करना है और गलियाना नहीं है। कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए। लगेगा कि ऐसे कमेंट में नहीं बताया जा सकता है तो उन सभी डाउट्स के लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत हाई लेवल से कॉन्सेप्ट्स को खोला है। शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी बेनिफिट होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। 50-50 हजार लोग देख रहे हो और यहाँ पे 500 लोग भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो कम से कम इतनी तो गुरु दक्षिणा दे ही दो कि सब्सक्राइब कर दो। कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई पैसा तुमसे कभी नहीं लेंगे। आज फ्री है, कल भी फ्री रहेगा, और हमेशा हमारा वीडियोस फ्री रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।